हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MKT621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए जाएंगे। आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। लेसन नंबर 23, इसके अंदर सबसे पहले है द मॉडर्न एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से मुराद जो है वो प्रैक्टिस है प्रमोट करने की प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या ब्रांड जो है कई सारे डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के ऊपर। और कुछ इंटरनेट बज़वर्ड्स आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। सो बटन एड्स जो है वो स्मॉल स्क्वायरिश एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो कि टिपिकली उनको रखा जाता है बॉटम के ऊपर एक वेब पेज के। और उसके बाद है क्लिक थ्रू और क्लिक रेट। क्लिक थ्रू या क्लिक रेट समराज जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर व्यूअर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक ऐड को क्लिक करते हुए उसके ऊपर। और उसके बाद है कुकीज़ जो है वो स्मॉल जो है पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर्ड होती है वेब ब्राउज़र, व्यूअर्स का जो वेब ब्राउज़र होता है उसके ऊपर एक वेबसाइट के ज़रिए। और उसके बाद है कॉस्ट पर क्लिक जो है वो रेट है जो कि चार्ज किया जाता है एडवर्टाइजर्स को जब एक यूज़र जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एक डिस्प्ले ऐड को उसके ऊपर क्लिक करते हुए। सो क्लिक के हिसाब से एक तरह से चार्ज किया जाता है। उसके बाद है कॉस्ट पर लीड और सेल। ये जो है रेट है जो कि चार्ज किया जाता है एडवर्टाइजर्स को जब एक यूज़र रिस्पॉन्ड करता है एक ऐड को प्रोवाइड करते हुए पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लीट करते हुए एक डिज़ायर्ड एक्शन जैसे कि परचेज़ करना वगैरह। और उसके बाद है इम्प्रेशंस से मुराद जो है वो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो है एक ऐड जो कि डिस्प्ले होता है एक वेब पेज के ऊपर। उसके बाद है स्पॉन्सरशिप्स और को ब्रांडेड एड्स। स्पॉन्सरशिप्स या को ब्रांडेड एड्स के अंदर जो है वो शामिल है इंटीग्रेटिंग द ब्रांड्स और जो प्रोडक्ट है मल्टीपल कंपनीज की वेब पेजेस या प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद है फिर एड व्यूज़। सो एड व्यूज़ से मुराद जो है नंबर ऑफ टाइम जो है एक एड बैनर जो कि डाउनलोड होता है या फिर डिस्प्ले होता है एक वेब पेज के ऊपर। और उसके बाद है बैनर जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि डिस्प्ले होती है वेबसाइट के ऊपर जो कि टिपिकली जो है वो हाइपर लिंक होती है टू दी एडवर्टाइजर्स वेबसाइट। और उसके बाद है इंटरस्टिशियल। सो ये जो है एक ऐड है जो कि एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो कि अपेयर होती है एक सेपरेट विंडो के ऊपर या फिर ओवरले यूज़र की स्क्रीन के ऊपर जब वो वेट कर रहे होते हैं वेब पेज के लिए कि वो लोड हो। और उसके बाद है रिच मीडिया से मुराद जो है वो यूज़ करना एडवांस टेक्नोलॉजी का जैसे कि स्ट्रीमिंग वीडियो, ऑडियो, इंटरेक्टिव एलिमेंट और स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के अंदर। सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द फ्यू मीडिया अल्टरनेटिव जिनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है ऑलमोस्ट all advertising purposes across various market segments। और ये जो है ऑफ़र करता है एक वाइड रेंज एड फॉर्मेट की टारगेटिंग ऑप्शंस और प्लेटफॉर्म के कैटर किया जाए डिफरेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को और जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं। और जो दूसरा पॉइंट है सो इंटरनेट हैज़ एक्सपीरियंस रैपिड एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी और जो कॉमर्स है वर्ल्ड वाइड। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट बहुत से पर्पसेस के लिए जैसे कि शॉपिंग है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, सोशल नेटवर्किंग है और एंटरटेनमेंट वगैरह भी। और प्रोवाइड मोर इंटरेक्टिविटी विद कस्टमर्स। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोवाइड करती है हाई लेवल ऑफ इंटरेक्टिविटी जब उसको कंपेयर किया जाता है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग चैनल से। जो लास्ट पॉइंट है कंज्यूमर कैन इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट एंड बिल्ड देयर ओन एक्सपीरियंस विद इट। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो अलाउ करती है कंज्यूमर्स को कि वो इंटरेक्ट करें कि प्रोडक्ट या सर्विस के साथ और बिल्ड करें वो खुद का एक्सपीरियंस उसके साथ। सो अब आपके सामने एक कंपैरिजन दिखाया जा रहा है ट्रेडिशनल और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो इंटरेक्टिव है और ये ऑफर करती है बेस्ट पुल और पुश एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर जो है वो पिक कर सकता है और चूज़ कर सकता है इन्फॉर्मेशन और एडवर्टाइजर्स जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैसेज और प्रोवाइड करती है बेस्ट सेल्स B2B एडवर्टाइज़र। और इसके मुकाबले में ट्रेडिशनल जो है वो ट्रेडिशनल है और लेस इफेक्टिव भी है, रिस्ट्रिक्टिव भी है और जनरलाइज है।
नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सो पहला है बिल्ड ब्रांड्स। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो वो प्ले करती है क्रूशल रोल बिल्ड करने में ब्रांड्स अलाउ करते हुए टॉप टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज और इसी के साथ साथ जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं कि कम्युनिकेट करें अपनी प्रोडक्ट और एजुकेट करें पब्लिक को। और उसके बाद हमें ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट। सो अक्सर आपने भी देखा होगा और यही होता है कि जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है, कई सारे ऑब्जेक्टिव में से एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का कि ट्रैफिक को ड्राइव किया जाए कंपनी की जो वेबसाइट है। कई सारे एड्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली जो है आप कंपनी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। सो ये भी जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का। उसके बाद है डेवलप क्वालिफाइड लीड। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो इफेक्टिव टूल हो सकता है बिजनेसेस के लिए कि डेवलप करें क्वालिफाइड लीड। और उसके बाद है कंडक्ट सेल। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो डायरेक्टली जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है कंडक्टिंग सेल्स आइथर थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर गाइड करते हुए बायर्स को टू एप्रोप्राइट सेल्स चैनल। सो नाउ द टाइप्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब आपके सामने यहाँ पर टाइप्स हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की। सो पहली है वर्ल्ड वाइड वेब होम पेज। सो एडवर्टाइजिंग जो है वर्ल्ड वाइड वेब होम पेज के ऊपर, इससे मुराद जो है वो क्या है कि एड लगाना डायरेक्टली जो है होम पेज के ऊपर किसी भी वेबसाइट के, जो वेबसाइट्स के होम पेज होते हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर बैनर्स। बैनर्स जो है वो ग्राफिकल एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि डिस्प्ले की जाती है वेबसाइट्स के ऊपर। और उसके बाद फिर लोगोस। लोगोस के अंदर जो है वो क्या है, प्लेस करना कंपनी का लोगो बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और ईमेल एड्स होते हैं जो कि ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है डिलीवर की जाती है डायरेक्टली जो है वो यूज़र के ईमेल इनबॉक्सेस के ऊपर, यानी जो उनका इनबॉक्स होता है ईमेल का। और उसके बाद है कीवर्ड्स और सर्च इंजन। कीवर्ड या सर्च इंजन जो एडवर्टाइजिंग होती है इसमें जो है वो एड्स लगाए जाते हैं सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ। जितने भी सर्च इंजन होते हैं अक्सर आपने देखा होगा उनके टॉप पे खास तौर पे एड्स दिखाई जाते हैं। जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं वहाँ पे टॉप पे आपको जो है एड्स दिखाई देते हैं और नीचे उसके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं। और जितने भी इस तरह के एड्स होते हैं ये कीवर्ड से जुड़े होते हैं। किसी भी कीवर्ड को अगर आप लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एड होगा वो भी आपको दिखाई देगा और जो भी ऑर्गेनिक रिजल्ट होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। और क्लासिफाइड एड्स होते हैं, ये जो है इनको लगाया जाता है क्लासिफाइड वेबसाइट्स के ऊपर या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। कई सारी क्लासिफाइड एड्स की साइट्स हैं वहाँ पे इनको लगाया जाता है। और इंटरस्टिशियल एड, ये फुल स्क्रीन एड होते हैं जो कि अपेयर होते हैं सेपरेट विंडो के ऊपर, एक अलहदा विंडो खुल जाती है या फिर ओवरले। इसके अलावा है स्पॉन्सर्ड मेलिंग लिस्ट। ये जो एडवर्टाइजिंग होती है इसमें जो है वो शामिल है पार्टनरिंग करना एग्जिस्टिंग जो मेलिंग लिस्ट होती है उसके साथ या फिर न्यूज़लेटर के इंक्लूड किया जाए स्पॉन्सर्ड कंटेंट या फिर एड विद इन देयर ईमेल कम्युनिकेशन। सो नाउ द चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब आपके सामने चैलेंजेस हैं और उसमें पहला है मार्केटिंग चैलेंजेस। और मार्केटिंग चैलेंजेस के अंदर जो पहला है वो है नीड फॉर सिंपलर लैंग्वेज। सो जो एक चैलेंज है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का वो क्या है, ज़रूरत है सिंपलर लैंग्वेज की। ऑनलाइन एड्स के अंदर अक्सर जो क्या होता है लिमिटेड स्पेस होता है या फिर टाइम होता है कि कैप्चर किया जाए यूज़र की अटेंशन को। सो यूज़ किया जाए, ज़रूरी होता है कि यूज़ किया जाए कंसाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। और उसके बाद है वेयर एवर प्रैक्टिकल यूज सेम लैंग्वेज। सो कंसिस्टेंसी जो है लैंग्वेज के अंदर वो इम्पॉर्टेंट होती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में। और उसके बाद है फिर नीड फॉर सेलिंग द इंटरनेट इन सिंपलर वे। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग रिक्वायर करती है कन्विंसिंग एडवर्टाइजर्स ऑफ द बेनिफिट्स एंड वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट। एडवर्टाइजर्स को ज़रूरत हो सकती है एजुकेशन की और जो री एश्योरेंस है इफेक्टिवनेस के बारे में और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ और जो मेजरमेंट मैट्रिक्स हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के। Simplifying the process of selling the internet as an advertising medium can help overcome skepticism and encourage greater adoption. और उसके बाद फिर obtain and distribute accurate figures about size of online audience. सो ये जो है एसेंशियल होता है इफेक्टिव ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए। ये जो है चैलेंजिंग हो सकता है कि ऑब्टेन किया जाए प्रिसाइज डेटा इंटरनेट यूज़र के बारे में और जो उनकी डेमोग्राफिक है, लेकिन
क्रूशल होता है कि गैदर किया जाए रिलायबल फिगर्स को, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उनको एडवर्टाइज़र को, ताकि एनेबल किया जाए बेटर टारगेटिंग और डिसीजन मेकिंग। उसके बाद कोलैट रिसर्च अबाउट ऑनलाइन पेनिट्रेशन एंड अटेंटिवनेस, अंडरस्टैंड करना पेनिट्रेशन और अटेंटिवनेस जो है ऑनलाइन यूज़र की क्रूशल होता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। उसके बाद है फिर एजुकेशनल चैलेंजेस। सो स्पेशल इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है एजुकेट करने के लिए एडवर्टाइजर्स को, जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में और जो मेथड्स हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के। सो नाउ द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में पहला है एट प्रेजेंट प्लानिंग प्रोसेस रिमेन अ पार्टिकुलर चैलेंज। सो जो प्लानिंग प्रोसेस होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए वो एक पार्टिकुलर चैलेंज हो सकता है डायनेमिक नेचर की वजह से डिजिटल लैंडस्केप के। और दूसरा है लैक ऑफ गुड कॉपी और मार्केटिंग टेक्निक। सो क्राफ्ट करना इफेक्टिव कॉपी और यूटिलाइज करना कंपेलिंग मार्केटिंग टेक्निक एसेंशियल होती हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सक्सेस के लिए। और उसके बाद फिर न्यू डेवलपमेंट बेटर मैट्रिक्स। एडवांसमेंट जो हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर, उससे क्या हुआ है कि अवेलेबिलिटी हुई है बेटर मैट्रिक्स की और एनालिटिक्स टूल की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए। उसके बाद है ग्रेटर यूज़ ऑफ साउंड। जैसे जैसे इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुई है वीडियो और जो मल्टीमीडिया कंटेंट है ऑनलाइन, सो जो यूज़ है साउंड का एडवर्टाइजिंग के अंदर वो ज़्यादा जो है वो प्रिविलेंट हो चुका है। और उसके बाद है मोर कस्टमर सपोर्ट। सो जैसे जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है और एडवर्टाइज़र को जो है वो ज़रूरत हो सकती है ज़्यादा रोबस्ट कस्टमर सपोर्ट की एड प्लेटफॉर्म से, एड नेटवर्क्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है। उसके बाद है कस्टमाइज वेबसाइट। क्रिएट करना कस्टमाइज वेबसाइट जो कि अलाइन हो स्पेसिफिक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के साथ, ये जो चैलेंज हो सकता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट। लेसन नंबर 24 ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, टूल्स फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सो कौन कौन से टूल्स होते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए। सो पहला है मैक्रोमीडिया फ्लैश MX। ये प्रोफेशनल ऑथरिंग टूल जो है अलाउ करता है एडवर्टाइज़र को कि क्रिएट करें हाई इम्पैक्ट वेबसाइट इंटरेक्टिव एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि एनिमेशंस और नेविगेशनल कंट्रोल। और उसके बाद है एडोब फोटोशॉप, इसका नाम आपने लाजमी सुना होगा और आप में से बहुत से यूज़ भी किया होगा। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव टूल सेट जो है वो वाइडली यूज़ होता है एडिटिंग के लिए भी और इन्हेंस करने के लिए इमेजेस को। और उसके बाद है फिर जावा। जावा जो है वो वाइडली यूज़ होता है इंटरनेट के अंदर डेवलप करने के लिए, इंटरनेट मीडिया के अंदर यूज़ होता है डेवलप करने के लिए एप्लेट्स, ग्राफिक्स और जो इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस हैं। और उसके बाद है फिर HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है वेबसाइट के बारे में तो आपको मालूम होगा कि HTML जो है एक फंडामेंटल टूल है क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस। और उसके बाद है DHTML जो कि डायनामिक फॉर्म है HTML की, जो कि एनेबल करती है इंटरेक्टिव और जो डायनामिक कंटेंट होता है वेब पेजेस के ऊपर। उसके बाद है ASP एंड JSP यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेस एंड जावा सर्वर पेजेस। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके क्रिएट किया जाता है इंटरेक्टिव वेब पेजेस। सो जो मीडिया यूज़ होते हैं, मीडिया यूज़ इन दिस टाइम्स, आज के दौर में जो मीडिया यूज़ होते हैं उसमें रेडियो। अब रेडियो है तो खैर काफ़ी पुराना मीडिया, लेकिन आज के दौर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑडियो कंटेंट होता है इसमें, म्यूज़िक, न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। एडवर्टाइजमेंट भी इसमें ऑडियो की फॉर्म में होती है। इसके अलावा टेलीविज़न है जो कि इस सेंचुरी के शुरू में इसका इस्तेमाल तो बहुत था, इंटरनेट की वजह से इसके इस्तेमाल में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल होता है और इसमें ऑडियो और विजुअल कंटेंट एक साथ होता है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स जो कि प्रिंट पब्लिकेशंस हैं और तकरीबन आप में से सभी लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा और पढ़ा भी होगा यकीनी तौर पर। और इसके अलावा मैगजीन्स हैं जो कि पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होती हैं, कवर करती हैं स्पेसिफिक जो है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। और इसके अलावा आउटडोर और आउट ऑफ होम यानी कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो घर से बाहर होती है, यानी कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप देखते होंगे कई सारी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक स्पेसेस के अंदर, जैसे कि बिल बोर्ड्स आप देखते हैं बड़े बड़े लगे हुए, ट्रांजिट शेल्टर्स और स्ट्रीट फर्नीचर्स। तो कई सारी एडवर्टाइजमेंट जो बाहर होती है वो आउटडोर के अंदर आ जाती है। इसके अलावा डायरेक्टरीज होती हैं
जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरीज या ऑनलाइन डायरेक्टरीज प्रोवाइड करती हैं लिस्टिंग जो है बिजनेसेस की और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और इंटरनेट आज के दौर में एक बहुत ही कॉमन जो है वो मीडियम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। उसके बाद है फिर एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन सॉरी। सो जो रीजंस हैं ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के आईएमसी के यानी कि इंटरनेट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। सो पहला है मार्केटिंग बजट बीइंग शिफ्टेड टू कंज्यूमर एंड ट्रेड प्रमोशन। सो रिसेंट टाइम में एक शिफ्ट आया है मार्केटिंग बजट्स के अंदर कंज्यूमर और ट्रेड प्रमोशन के हवाले से। कंपनीज जो एलोकेट करी ज़्यादा रिसोर्सेज प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को जो कि डायरेक्टली टारगेट करते हैं कंज्यूमर्स को और ट्रेड पार्टनर्स को। और जो दूसरा है रिटेलर्स बिकमिंग मोर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग मैन्युफैक्चरर। जैसे जैसे इंक्रीज जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है रिटेलर्स का मार्केट प्लेस के अंदर, मैन्युफैक्चरर जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं जो नीड है कोलैबोरेट करने की और अलाइन करने की उनकी मार्केटिंग एफर्ट रिटेलर स्ट्रेटजीज के साथ। तो तीसरा है न्यू टूल्स टारगेट स्पेसिफिक रेदर देन मास मीडिया एंड आर इकोनॉमिकल। ट्रेडिशनल मास मीडिया चैनल्स जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, अब ये जो है इनके ऊपर सोल फोकस नहीं रहा मार्केटिंग एफर्ट का। और ये बात तो आपको पहले ही बताई कि टेलीविज़न जो है वो अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सो जो टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट एडवर्टाइजिंग है सोल फोकस नहीं है मार्केटिंग एफर्ट्स का। जबकि न्यू टूल्स हैं जैसे कि न्यू टूल्स और प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है एंड टारगेटेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इससे क्या होता है कि प्रिसाइज टारगेट ऑडियंस टारगेटिंग होती है और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। So now the reasons for growing importance of IMC, internet and e-commerce have redefined way business is done and the way companies interact with consumer. So जैसे जैसे इजाफा हो रहा है इंटरनेट में और ई-कॉमर्स के अंदर, उससे ट्रांसफॉर्म हुआ है वो तरीका जिसके ज़रिए बिजनेस ऑपरेट करता है और इंगेज जिस तरीके से किया जाता है कंज्यूमर्स के साथ। उसके बाद कंपनी से एम्फेसाइज कम्युनिकेशन विद कंज्यूमर्स। सो आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कंपनीज जो रिकग्नाइज करती हैं जो इंपॉर्टेंस है बिल्ड करने की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उनके कंज्यूमर्स के साथ। उसके बाद एडवर्टाइजर्स वांट मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड द चेंज इज टेकिंग प्लेस रैपिडली। एडवर्टाइज़र जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं मेजर करने के ऊपर जो इफेक्टिवनेस और जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का उनकी मार्केटिंग एफर्ट का। और उसके बाद है लास्ट वन, देयर इज़ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस मार्केटिंग। डेटाबेस मार्केटिंग के अंदर क्या शामिल है? लेवरेज करना कंज्यूमर डेटा को कि डिलीवर किया जाए पर्सनलाइज और टारगेटेड मार्केटिंग मैसेज। सो द टूल फॉर IMC द प्रमोशनल मिक्स, आपके सामने एलिमेंट्स हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, PR है, पर्सनल सेलिंग है और इंटरेक्टिव मार्केटिंग है। सो एडवर्टाइजिंग रीजंस फॉर इम्पोर्टेंस, पहला है अ कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम टू रीच वास्ट ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोवाइड करती है कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ताकि रीच किया जाए, पहुंचा जाए एक लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस तक। और उसके बाद है फिर वेरी इफेक्टिव मीडियम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड चेंजिंग एटीट्यूड। एडवर्टाइजिंग जो वो प्ले करती है क्रूशल रोल क्रिएट करने में अवेयरनेस प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में या फिर जो कॉजेज़ हैं, और ये एजुकेट करती है कंज्यूमर्स को, प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, फीचर्स, बेनिफिट के बारे में और इन्फ्लुएंस करती है उनके परसेप्शंस और जो एटीट्यूड है। उसके बाद है अ हाईली यूज्ड टूल फॉर क्रिएटिंग ब्रांड इमेजेस। एडवर्टाइजिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है क्रिएट करने में और मेंटेन करने में ब्रांड इमेजेस। और उसके बाद एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ टूल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन अमंग वेरियस ब्रांड्स। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस के अंदर एडवर्टाइजिंग जो है वो सर्व करती है एज अ पावरफुल टूल डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्रांड्स। उसके बाद है फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड्स। कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड्स जो है वो एक फॉर्म है डायरेक्ट मार्केटिंग की जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड कंपनीज डायरेक्टली टारगेट करती हैं कंज्यूमर को ऑफ़र के साथ कि अप्लाई करें क्रेडिट कार्ड्स के लिए। उसके बाद है डायरेक्ट मार्केटिंग सिंडिकेट्स। डायरेक्ट मार्केटिंग सिंडिकेट से मुराद जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप जो कि स्पेशलाइज होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर
ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसेस या फिर क्लाइंट्स। उसके बाद है टेली मार्केटिंग। इसमें क्या है कि यूज़ किया जाता है टेलीफोन कॉल्स को डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशन। सो पहला है एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग। जो पहला स्टेप है वो क्या है कि डिफाइन करना जो ऑब्जेक्टिव हैं डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन के लिए, और इसमें शामिल होता है डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक गोल्स और जो आउटकम जो कि कैंपेन का एम होता है अचीव करने का, और डिसाइड व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इन ओवरऑल प्रमोशनल प्लानिंग ऑफ अ ब्रांड। डायरेक्ट मार्केटिंग को अलाइन होना चाहिए जो ओवरऑल प्रमोशनल प्लानिंग होती है एक ब्रांड की उसके साथ। और उसके बाद है फिर कलेक्ट डेटाबेस ऑफ अ टारगेट ऑडियंस, बिल्ड करना एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट डेटाबेस जो है टारगेट ऑडियंस का क्रूशल होता है इफेक्टिव डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए। उसके बाद है डिसाइड द मीडिया टू बी यूज्ड, चूज़ करना एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल को रीच करने के लिए टारगेट ऑडियंस तक। और उसके बाद है डिसाइड मैसेज टू बी सेंड टू कंज्यूमर्स, डेवलप करना एक कंपेलिंग और पर्सुएसिव मैसेज जो कि रेजोनेट हो टारगेट ऑडियंस के साथ। उसके बाद है हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सेज क्वायरीज एंड ऑर्डर, इस्टेब्लिश करना एक सिस्टम एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सेज क्वायरीज और ऑर्डर्स जनरेटेड हुए जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन के ज़रिए। और उसके बाद फिर मेजर एंड इवेल्यूएट द रिस्पॉन्स, ट्रैक करना और एनालाइज करना रिस्पॉन्स जनरेटेड जो कि जनरेट हुए डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन से। सो नाउ द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। पहला है इसमें पर्सनलाइजेशन। डायरेक्ट मार्केटिंग से क्या होता है कि पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होती है इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ। उसके बाद है फिर कॉस्ट। डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है जब उसको कंपेयर किया जाता है ट्रेडिशनल मास मीडिया एडवर्टाइजिंग के साथ। उसके बाद है मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस। डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफर करती है एडवांटेज इजी ट्रैकिंग का और जो मेजरमेंट होती है कैंपेन इफेक्टिवनेस की। उसके बाद सिलेक्टिव रीच। डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ करती है बिजनेसेस को कि प्रिसाइसली टारगेट करें उनकी डिज़ायर्ड ऑडियंस। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट मार्केटिंग एनेबल करती है बिजनेसेस को कि मेंटेन करें फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन उनकी टारगेट ऑडियंस के साथ। और उसके बाद है टाइमिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफर करती है जो एडवांटेज होता है प्रिसाइज टाइमिंग का। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला इमेज फैक्टर। डायरेक्ट मार्केटिंग टेक्निक जैसे कि डायरेक्ट मेल या फिर टेली मार्केटिंग जो है वो उसको कभी कभी परसीव किया जा सकता है एज अ इंट्रूसिव या फिर एनोइंग। कस्टमर जो है वो उसको इंट्रूसिव या एनोई जो है वो परसीव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक्यूरेसी। डायरेक्ट मार्केटिंग हैविली तौर पर रिलाई करती है डेटा की एक्यूरेसी और टारगेटिंग प्रिसीजन के ऊपर। अगर कस्टमर डेटाबेस जो है वो आउटडेटेड है या फिर उसके अंदर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो इफेक्टिवनेस होती है डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और उसके बाद है राइजिंग कॉस्ट। वैसे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है अगर इसको हम कंपेयर करते हैं मास मीडिया एडवर्टाइजिंग के साथ, लेकिन स्टिल जो है वो कॉस्ट जो है ऐड होती है, स्पेशली जब टारगेट किया जाता है कि लार्ज या डाइवर्स ऑडियंस को। और उसके बाद है कंटेंट सपोर्ट। डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन रिक्वायर करती है कंपेलिंग और इंगेजिंग कंटेंट कैप्चर करने के लिए जो अटेंशन होती है टारगेट ऑडियंस की। नाउ दी मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्रोग्राम जो कि डेवलप किया जाता है एक ब्रांड के लिए या फिर प्रोडक्ट लाइन के लिए। और उसके बाद है इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर मार्केटिंग प्लान। पहला है मार्केट सिचुएशनल एनालिसिस। इसमें शामिल है कंडक्ट करना एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मार्केट का जिसके अंदर ब्रांड या फिर प्रोडक्ट जो है वो ऑपरेट करती है। और उसके बाद है फिर स्पेसिफिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर और मेजरेबल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो असेंशियल होते हैं एक मार्केटिंग प्लान में। और उसके बाद है फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आउटलाइन करती है ओवरऑल अप्रोच और जो डायरेक्शन होती है अचीव करने के लिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद है टैक्टिक्स एंड एक्शन प्लान। ये सेक्शन क्या करता है डिटेल कर देता है एक जो स्पेसिफिक मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं या फिर एक्टिविटीज़ जो कि इम्प्लीमेंट होंगी एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी।
और उसके बाद इवेल्यूशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान जो है इसमें शामिल है मैकेनिज्म इवेल्यूएट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रेस और जो इफेक्टिवनेस है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की। नाउ दिस सेल्स प्रमोशन डेफिनेशन। सेल्स प्रमोशन से मुराद जो है वो यूज़ करना बहुत सी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स जो कि ऑफर करती है एडिशनल वैल्यू या फिर इंसेंटिव सेल्स फोर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर एंड कंज्यूमर्स को। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है सेल्स प्रमोशन का वो जनरेट करना, इमीडिएट सेल इंकरेज करते हुए और मोटिवेट करते हुए कंज्यूमर्स को कि वो परचेज करें। उसके बाद है फिर डेफिनेशन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन 1988। सो जो डेफिनेशन है सेल्स प्रमोशन की जिसको प्रोवाइड किया अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, वो स्टेट करती है कि जो सेल्स प्रमोशन है इसमें शामिल है दोनों मीडिया और नॉन मीडिया मार्केटिंग प्रेशर that are applied for a specific और जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। और पर्पस जो है इन प्रोमोशनल एक्टिविटी का वो क्या होता है, स्टिमुलेट करना ट्रायल परचेज, इम्पल्स परचेज, इंक्रीज करना कंज्यूमर डिमांड या इन्हेंस करना प्रोडक्ट क्वालिटी। लेटेस्ट डेफिनेशन बाय द काउंसिल ऑफ सेल्स प्रमोशन एजेंसी। सो सेल्स प्रमोशन जो एक मार्केटिंग डिसिप्लिन है जो कि यूटिलाइज करता है एक रेंज जो है इंसेंटिव टेक्निक्स की ताकि क्रिएट किया जाए सेल्स रिलेटेड प्रोग्राम, और एम होता है कंज्यूमर्स के ऊपर, ट्रेड पार्टनर्स या फिर सेल्स लेवल्स। उसके बाद है फीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सो पहला है इंड्यूसमेंट टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू बाय। सेल्स प्रमोशन सर्व करता है एज एन इंड्यूसमेंट या फिर मोटिवेशन जो है कस्टमर्स के लिए कि वो परचेज करें। और उसके बाद है इंसेंटिव इज़ द की एलिमेंट इन आ प्रमोशनल प्रोग्राम। इंसेंटिव प्ले करता है एक सेंट्रल रोल सेल्स प्रमोशन में। और उसके बाद है अटेम्प्ट्स टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस बाय अपीलिंग टू वैल्यू फॉर मनी। सेल्स प्रमोशन का एम होता है इन्हेंस करना परसीव्ड वैल्यू जो है प्रोडक्ट की या सर्विस की एम्फेसाइज करते हुए उसकी अफोर्डेबिलिटी या फिर जो वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद है एक्ट एज एन एक्सेलरेशन टूल। सेल्स प्रमोशन को डिज़ाइन किया जाता है एक्सेलरेट करने के लिए सेल्स प्रोसेस। और उसके बाद है इट इज़ टारगेटेड एट डिफरेंट पार्टीज विद डिफरेंट टाइप्स एंड लेवल ऑफ इंसेंटिव्स। सेल्स प्रमोशन को जो है वो टारगेट कर सकता है वेरियस पार्टीज जो कि शामिल होती हैं सेल्स प्रोसेस में, इंक्लूडिंग एंड कंज्यूमर्स, ट्रेड पार्टनर्स और सेल्स टीम। तो ये हुआ लेसन नंबर 24 यहाँ पर कंप्लीट। लेक्चर नंबर 25 इसके अंदर सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन जिसको पुल स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। इसका फोकस होता है डायरेक्टली टारगेट करना कंज्यूमर्स के ऊपर ताकि क्रिएट किया जाए डिमांड और पुल किया जाए उनको प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ। उसके बाद है ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशन जिसको पुश स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। इसमें टारगेट किया जाता है डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, दूसरे इंटरमीडियरीज को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। और गोल क्या होता है, पुश करना प्रोडक्ट को और एनकरेज किया जाता है रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि वो प्रमोट करें प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर्स को, और उनको कोई इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और जो रीजंस हैं ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, इसके जो रीजंस है, पहला है रिटेलर पावर। रिटेलर्स को सिग्निफिकेंट पावर जो है वो मिली है मार्केट प्लेस के अंदर। दूसरा है डिक्लाइनिंग ब्रांड लॉयल्टी। सो ब्रांड की लॉयल्टी जो इसके अंदर कमी आती जा रही है। पहले के दौर में जितनी ब्रांड लॉयल्टी होती थी आज के दौर में इतनी नहीं है। ब्रांड लॉयल लोग भी आज भी मौजूद हैं लेकिन उतनी नहीं है क्योंकि लोगों का जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन तक उसमें इजाफा हुआ है और इंटरनेट की वजह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक अब पॉसिबल है, एक्सेस उसका पॉसिबल है जो कि पहले नहीं था। उसके अलावा ब्रांड प्रोलिफरेशन है। मार्केट में कई सारी जो है वो ब्रांड्स हैं जो कि ऑफ़र करती हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा कंपटीशन है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसके अलावा इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। सो कंपनी जो है वो एम्फेसाइज कर रही है अपना जो एम्फेसिस है उनका वो ज़्यादा हो रहा है किसके ऊपर, मेजर करने के ऊपर, जो इफेक्टिवनेस और जो रिटर्न है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में उसके ऊपर। और उसके अलावा है शॉर्ट टर्म फोकस। और सेल्स प्रमोशन को अक्सर यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म मार्केटिंग टैक्टिक के तौर पर ताकि इमीडिएट सेल हासिल की जाए। और उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट। सो कंज्यूमर मार्केट जो वो बन चुकी है ज़्यादा फ्रेगमेंटेड डाइवर्स सेगमेंट्स के साथ, और जो निश मार्केट है। सो हाउ टू यूज़ कंज्यूमर प्रमोशन, पहला है अवेयरनेस। सो कंज्यूमर प्रमोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस एक नई प्रोडक्ट के बारे में या फिर जनरेट करना बज़ अराउंड एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। उसके बाद है फिर ट्रायल।
एनकरेज करना ट्रायल या फिर जो इनिशियल परचेज है प्रोडक्ट की वो, और उसके बाद है मेंटेन मार्केट प्रेजेंस। सो कंज्यूमर प्रमोशन के ज़रिए मेंटेन भी किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, ऑफर करते हुए रेगुलरली ऑफर करते हुए प्रमोशंस। कंपनी जो है वो कैन स्टे टॉप ऑफ माइंड अमंग कंज्यूमर एंड इंश्योर दे आर कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग परचेज डिसीजंस। और ब्रांड रिमाइंडर, कंज्यूमर प्रमोशन जो है वो ब्रांड रिमाइंडर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है ऑफ अ ब्रांड वैल्यू एंड बेनिफिट। सो हाउ टू यूज ट्रेड प्रमोशन, 3 प्राइमरी गोल्स। सो पहला है स्टिमुलेट इन स्टोर मर्चेंडाइजिंग। ट्रेड प्रमोशन जो है वो यूज़ किया जा सकता है इंसेंटिवाइज करने के लिए रिटेलर्स को कि वो दें स्पेशल अटेंशन एक प्रोडक्ट को उनके स्टोर में, और उसके बाद क्रिएट अ हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। सो ट्रेड प्रमोशन का एम होता है जनरेट करना एंथुजियाज्म और मोटिवेशन सेल्स पर पीपल के दरमियान, और डिस्ट्रीब्यूटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल करने के लिए प्रोडक्ट को। और उसके बाद है मैनिपुलेट लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी, टू मैनिपुलेट लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी। सो ट्रेड प्रमोशन जो वो यूज़ किया जा सकता है इन्फ्लुएंस करने के लिए जो लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी है, जिसको हेल्ड किया होलसेलर्स और रिटेलर्स ने। सो पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज अब आपके सामने मौजूद हैं। पुश में अगर आप देखें तो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं, जबकि पुल के अंदर डिमांड क्रिएशन है। पुश के अंदर क्या किया जाता है कि जो मिडिल मैन है उसको इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है, उसके ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट को पुश करवाया जाता है एंड कंज्यूमर तक। देखिए पुल के अंदर एंड कंज्यूमर को टारगेट करते हुए डिमांड क्रिएट की जाती है, ऐड वगैरह दिखाए जाते हैं इस तरीके से कि कंज्यूमर खुद आए प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सो पुल के अंदर कंज्यूमर को पुल किया जा रहा है कि वो बाय करे खुद से आके। सो टूल्स ऑफ ट्रेड प्रमोशन, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। पॉइंट ऑफ परचेज जो डिस्प्ले है, ये प्रमोशनल मटेरियल तो डिस्प्ले है, इनको रखा जाता है, लगाया जाता है जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जैसे कि रिटेल स्टोर्स या ट्रेड शोज में। और मर्चेंडाइज डिस्प्ले, इससे मुराद स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट और प्रेजेंटेशन होती है एक प्रोडक्ट की रिटेल स्टोर में। और डीलर डिस्प्ले, सिमिलर टू मर्चेंडाइज डिस्प्ले, डीलर डिस्प्ले जो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं डीलर्स के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और ट्रेड डील्स होती हैं, इसमें जो है वो क्या है कि ऑफर किया जाता है डिस्काउंट्स, अलाउंसेस या फिर स्पेशल प्राइसिंग टर्म्स रिटेलर्स को या फिर होलसेलर्स। और उसके अलावा कॉन्टेस्ट होते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए इंगेज किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है सेल्स पीपल या फिर ट्रेड पार्टनर्स को। उसके अलावा ट्रेड शोज और एंड एग्जिबिट्स ये प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो शोकेस करें अपनी प्रोडक्ट्स और इंटरेक्ट कर सकें ट्रेड पार्टनर्स के साथ। नाउ द डीलिंग विद द ट्रेड बोनसेस, बोनसेस जो है वो एडिशनल इंसेंटिव्स हैं या फिर रिवार्ड हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो कि बेस करता है उनकी सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद है डीलर लोडर्स, इससे मुराद ऑफर करना एडिशनल क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट्स की रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि बगैर किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के या फिर डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ऑफर किया जाए। और उसके बाद है बाइंग अलाउंसेस, इसमें क्या है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फिर डिस्काउंट ट्रेड पार्टनर्स को जब वो परचेज करें सर्टेन क्वांटिटी या फिर जो वैल्यू है प्रोडक्ट की। और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस, ये फंड्स हैं या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि प्रोवाइड किया जाता है रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को कि कवर करें वो एक पोर्शन जो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को। उसके बाद है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट होती हैं मैन्युफैक्चरर के दरमियान और जो रिटेलर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के फंड करें एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद है डिस्प्ले अलाउंसेस, ये इंसेंटिव्स होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं रिटेलर्स को कि प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें प्रोडक्ट्स उनके स्टोर्स में या फिर स्पेसिफिक लोकेशन पे। और जो दूसरी प्रमोशनल टेक्निक्स है उनमें पहला है स्पॉन्सरशिप, जिसके अंदर क्या है कि सपोर्ट किया जाता है इवेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियली तौर पे भी या फिर रिसोर्सेज के ज़रिए। और बदले में क्या होता है ब्रांड एक्सपोजर या फिर ब्रांड एक्सपोजर और एसोसिएशन। उसके बाद है फिर इवेंट मार्केटिंग, इसमें क्या है ऑर्गेनाइज करना या पार्टिसिपेट करना इवेंट्स के अंदर ताकि प्रमोट किया जाए प्रोडक्ट को या ब्रांड को। उसके बाद है एरियल एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, इसमें क्या है यूज़ करना एयरप्लेन्स या दूसरे एयरबोर्न मेथड्स ताकि डिस्प्ले किया जाए बैनर्स को, साइंस को या फिर मैसेज को स्काई में, यानी कि आसमानों के ऊपर एक तरह से मैसेज को लिखना। और उसके बाद है इंटरेक्टिव एंड इंटरनेट प्रमोशन,
इसमें क्या है कि यूटिलाइज करना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया या मोबाइल ऐप ताकि इंगेज किया जाए कस्टमर्स के साथ और ड्राइव किया जाए प्रमोशनल एक्टिविटीज़। और उसके बाद है लॉयल्टी प्रोग्राम्स, इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि रिवार्ड किया जाए और रिटेन किया जाए लॉयल कस्टमर्स को। उसके बाद है पार्टनरशिप प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स में क्या होता है कि कोलेब्रेशन होती है दो या दो से ज़्यादा ब्रांड्स के दरमियान ताकि क्रिएट किया जाए म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रमोशनल एक्टिविटीज़। उसके बाद है फिर लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि ग्रांट किया जाता है परमिशन दूसरी कंपनी को कि वो यूज़ करें ब्रांड नेम, लोगो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और बदले में क्या होती है लॉयल्टीज़ या फिर फीस। और उसके बाद है टाई इन्स। इससे मुराद जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जहाँ पर एक ब्रांड प्रोडक्ट या ब्रांड जो है एसोसिएट होती है दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ। नाउ द लॉयल्टी प्रोग्राम्स, फोर मैंडेट्स ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम। पहला है आइडेंटिफाई योर बेस्ट कस्टमर्स। जो पहला मैंडेट है लॉयल्टी प्रोग्राम का वो क्या है, आइडेंटिफाई करना और रिकग्नाइज करना अपने बेस्ट कस्टमर्स को। दूसरा है कनेक्ट विद दोस बेस्ट कस्टमर्स। जब आइडेंटिफाई हो जाए बेस्ट कस्टमर, नेक्स्ट मैंडेट क्या है, इस्टेब्लिश करना है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ। और उसके बाद है रिटेन दी बेस्ट कस्टमर यूजुअली बाय रिवार्डिंग देम फॉर देयर पैट्रोनेज। जो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है एक लॉयल्टी प्रोग्राम का वो क्या है, इनकरेज करना कस्टमर रिटेंशन। और ये अचीव किया जाता है ऑफर करते हुए रिवार्ड्स, इंसेंटिव्स या फिर स्पेशल प्रिविलेजेस बेस्ट कस्टमर्स को एक तरीके के तौर पे ताकि उनका शुक्रिया किया जाए कंटिन्यूड पैट्रोनेज के लिए। और उसके बाद है कल्टिवेट न्यू बेस्ट कस्टमर। एक तरफ तो रिटेन किया जाए एग्जिस्टिंग बेस्ट कस्टमर्स को और इसी के साथ साथ कल्टीवेट भी किया जाए न्यू कस्टमर्स को जिनका पोटेंशियल होता है कि वो लॉयल बन जाए और वैल्यूएबल हो। तो ये हुआ लेसन ये वाला यहाँ पर कंप्लीट। लेक्चर नंबर 26, इसके अंदर सबसे पहले है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी से मुराद जो है वो क्रिएशन है न्यूज़ की या इंफॉर्मेशन की एक प्रोडक्ट के बारे में, पर्सन के बारे में या सर्विस के बारे में जिसको डिसेमिनेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के ज़रिए। और जनरली पब्लिसिटी जो है वो नॉन पेड होती है और इसी वजह से ये एडवर्टाइजिंग से मुख्तलिफ है क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो जनरली पेड होती है। उसके बाद है पावर ऑफ पब्लिसिटी। पहला है हाईली क्रेडिबल। पब्लिसिटी को अक्सर जो है परसीव किया जाता है ज़्यादा क्रेडिबल जब उसको हम देखते हैं ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के मुकाबले पे। और उसके बाद है फिर इंफॉर्मेशन एंडोर्स बाय मीडियम इन विच इट अपीयर्स। पब्लिसिटी को बेनिफिट मिलता है एंडोर्समेंट से मीडिया आउटलेट की जिसमें वो अपीयर होती है। और उसके बाद है फिर न्यूज़ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर जनरेटेड बाय इट मेक इट powerful. Publicity is often driven by its news value. और उसके बाद है publicity is news and people like to pass on information having news value. पब्लिसिटी जो है एसेंशियली न्यूज़ है और लोग जो है उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि वो शेयर करें इंटरेस्टिंग और न्यूज़ वर्थी इंफॉर्मेशन। अब है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी। पहला है क्रेडिबिलिटी। पब्लिसिटी कैरी करती है हाई लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी अगर उसको हम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में देखें। और उसके बाद है न्यूज़ वैल्यू। पब्लिसिटी जो है वो ड्रिवन होती है उसकी न्यूज़ वैल्यू से। और उसके बाद है सिग्निफिकेंट वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। पब्लिसिटी की जो है पावर होती है कि स्पार्क करे कन्वर्सेशन और जनरेट करे वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। और उसके बाद है परसेप्शन ऑफ बीइंग एंडोर्स्ड बाय मीडिया। उसके बाद है कि पब्लिसिटी जो है वो क्रिएट करती है जो परसेप्शन है एंडोर्स होने का मीडिया आउटलेट से जहाँ पर वो अपेयर होती है। और डिसएडवांटेजेस भी हैं जहाँ एडवांटेजेस। पहला है पोटेंशियल फॉर नेगेटिव पब्लिसिटी। जैसे कि पब्लिसिटी जनरेट कर सकती है पॉजिटिव अटेंशन, ये कैरी भी करती है रिस्क जो है नेगेटिव पब्लिसिटी का। और उसके बाद है टाइमिंग नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ मार्केटर। पेड एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में जो टाइमिंग होती है पब्लिसिटी की वो हमेशा जो है वो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल नहीं होती मार्केटर के। और उसके बाद है प्रेस रिलीज इज मेजर सोर्स ऑफ पब्लिसिटी may not be reported the way desired.
सो प्रेस रिलीज की लिमिटेशन है। सो पब्लिक प्रेस रिलीज जो कॉमनली यूज़ होते हैं टूल के तौर पर जनरेट करने के लिए पब्लिसिटी, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि दैट दे विल बी रिपोर्टेड एग्जैक्टली एज डिजायर्ड। सो कंट्रोल ओवर पब्लिसिटी, कंपनीज हैज़ नो कंट्रोल ओवर पब्लिसिटी। सो जो डिसएडवांटेज है एक पब्लिसिटी का वो क्या है कि कंपनीज का लिमिटेड कंट्रोल होता है उसके ऊपर, वो डायरेक्टली डिक्टेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डायरेक्टली डिक्टेट व्हाट इंफॉर्मेशन द मीडिया विल पब्लिश और कैसे वो जो है प्रेजेंट होगा। सो पब्लिसिटी को जो है वो पब्लिसिटी शुड बी मैनेज लाइक एनी अदर प्रमोशनल टूल, यानी जितने दूसरे प्रमोशनल टूल्स हैं उसी तरह मैनेज होना चाहिए। और मार्केटर्स का लाजमी जो है वो कंट्रोल होना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके ओवर टाइम और प्लेस जहाँ इंफॉर्मेशन रिलीज होती है। सो पर्सनल सेलिंग, इट इज़ फेस टू फेस सेलिंग। फेस टू फेस सेलिंग है ये। सो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेल्स पर्सन और पोटेंशियल कस्टमर के दरमियान। और उसके बाद है इम्पोर्टेंस डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। तो पहला है द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। सो पर्सनल सेलिंग जो है वो पर्टिकुलरली वैल्यूएबल होती है कॉम्प्लेक्स या हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए, और जो सर्विस रिक्वायर करती है डिटेल एक्सप्लेनेशन, डेमोस्ट्रेशन या फिर कस्टमाइजेशन। और उसके बाद है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल सेलिंग जो है वो ज़रूरी हो सकती है रीच करने के लिए एक वाइड रेंज जो है कस्टमर्स की, या फिर टारगेट करना है स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स। और उसके बाद है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग जो है वो स्पेशली रिलेवेंट होती है प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विस के लिए जिसमें शामिल है सिग्निफिकेंट लेवल जो है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का, या फिर रिक्वायर कंसल्टेटिव अप्रोच। और उसके बाद है बिलीफ ऑफ कॉर्पोरेशन इन पर्सनल सेलिंग। सो जो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है प्लेस्ड ऑन पर्सनल सेलिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, वो प्ले करता है एक क्रूशियल रोल। नाउ द असाइनिंग रोल टू पर्सनल सेलिंग, व्हाट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव शुड बी अकम्प्लिश्ड। सो जब असाइन किया जाए एक रोल पर्सनल सेलिंग को, सो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि अकम्प्लिश किए जा सकते हैं, और कई सारे अल्टरनेटिव तरीके होते हैं अचीव करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को। सो पहला अब यहाँ पे जो दिया गया है क्रिएटिंग अवेयरनेस और डेमोस्ट्रेशन। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस पर्सनल सेलिंग को जो है वो यूज़ किया जा सकता है इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नई प्रोडक्ट या फिर सर्विस पोटेंशियल कस्टमर्स को, और जनरेट करना अवेयरनेस उसकी फीचर के बारे में, बेनिफिट्स और जो अवेलेबिलिटी है। और डेमोस्ट्रेशन की बात करें, सो डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट। सो पर्सनल सेलिंग के ज़रिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट वर्क कर सकती है, और शोकेस करना उसकी फंक्शनैलिटी और प्रोवाइड करना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कस्टमर्स को। उसके बाद है व्हाट आर वेरियस अल्टरनेटिव वेज टू अकम्प्लिश कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। सो प्रमोशनल मिक्स जो है वो ऑफर करता है बहुत से एलिमेंट्स जो कि कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग और अचीव करना कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द असाइनिंग रोल टू पर्सनल सेलिंग। जब असाइन किया जाता है एक रोल पर्सनल सेलिंग को, सो इम्पोर्टेंट होता है कि एवेल्यूएट किया जाए इफेक्टिवनेस हर एलिमेंट की अकम्प्लिश करने में कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बेस करता है सेवरल क्राइटेरिया के ऊपर। सो जो पहला है द कॉस्ट जो है आपके सामने। सो पर्सनल सेलिंग टेंड्स टू हैव हायर कॉस्ट जब उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्रमोशनल मिक्स के। और उसके बाद है बेनिफिट्स और रिटर्न्स। पर्सनल सेलिंग जो है वो हाईली इफेक्टिव हो सकती है अचीव करने में कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये अलाउ करती है डायरेक्ट एंगेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग और एड्रेस करना कंज्यूमर कस्टमर नीड्स। और उसके बाद है रीच। पर्सनल सेलिंग की जो है वो लिमिटेड रीच होती है जब उसको कंपेयर किया जाता है मास कम्युनिकेशन मेथड से, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है या पब्लिक रिलेशन है। और उसके बाद यूनिकनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। पर्सनल सेलिंग ऑफर करती है एडवांटेज जो है डिलीवर करने का एक यूनिक और टेलर्ड मैसेज हर कस्टमर को।
रोल्स ऑफ सेल्स पर्सन। पहला है प्रोस्पेक्टिंग। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल कस्टमर्स या लीड्स जिनका जो है एक इंटरेस्ट हो सकता है प्रोडक्ट या सर्विस में। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। सेल्स पीपल जो है वो एंगेज होते हैं प्रोस्पेक्ट्स के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी स्पेसिफिक नीड्स, चैलेंजेस और डिज़ायर्स। उसके बाद है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम्स और नीड। सो बेस्ड ऑन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर नीड्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर सेल्स पीपल जो है वो प्रेजेंट करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे उनकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो एड्रेस कर सकती है उन नीड्स को इफेक्टिवली। उसके बाद है एटीट्यूड चेंज। सेल्स पीपल जो है वो अक्सर एनकाउंटर करते हैं रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्शन या स्केप्टिसिज्म कस्टमर से। सो रोल क्या होता है उनका कि ओवरकम करना उन बैरियर्स को और इन्फ्लुएंस करना एक पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज। और उसके बाद है फिर क्लोजिंग दी सेल। सेल्स पर्सन का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सिक्योर करना है कमिटमेंट कस्टमर्स से कि वो करें एक परचेज। उसके बाद है फॉलोअप। सो जब सेल्स होती है सो सेल्स पीपल जो है वो इंगेज होते हैं पोस्ट सेल्स एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, अरेंज करना डिलीवरी या फिर इंस्टॉलेशन और इंश्योर करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो नाउ दी एडवांटेजेस। पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ टू वे इंट्रैक्शन। सो जो एक की एडवांटेज होता है पर्सनल सेलिंग का वो क्या है, अपॉर्चुनिटी होना डायरेक्ट और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन की सेल्स पर्सन और कस्टमर के दरमियान। उसके बाद है टेलरिंग द मैसेज। सो पर्सनल सेलिंग से क्या होता है कि सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमाइज करते हैं अपने मैसेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स और जो प्रेफरेंस होती है हर कस्टमर की। और उसके बाद है फिर लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सो पर्सनल सेलिंग के अंदर सेल्स पर्सन का जो है वो अनडिवाइडेड अटेंशन होती है कस्टमर्स की। और उसके बाद फिर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। पर्सनल सेलिंग अलाउ करती है सेल्स पर्सन को कि एक्टिवली इंगेज हो कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी टू सिचुएशन। पर्सनल सेलिंग ऑफर करती है फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट सेलिंग सिचुएशंस को। नाउ द डिसएडवांटेज। सो इसके डिसएडवांटेज क्या है, पहला है इनकंसिस्टेंट मैसेज। पर्सनल सेलिंग के अंदर रिस्क होता है इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग का। अगर डिफरेंट सेल्स पीपल जो है वो डिलीवर करते हैं वेरिंग इन्फॉर्मेशन या एम्फोसाइज करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्रोडक्ट या सर्विस के। उसके बाद है सेल्स फोर्स और क्लाइंट मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट। सेल्स पर्सनल सेलिंग जो है वो कभी कभी उससे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सेल्स फोर्स और मैनेजमेंट के दरमियान। और उसके बाद है हाई कॉस्ट। पर्सनल सेलिंग जो है वो कॉस्टली प्रमोशनल मेथड हो सकता है स्पेशली जब कंपेयर किया जाए दूसरे एडवर्टाइजिंग की फॉर्म के साथ या फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद है पुअर रीच। पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशन होती है जब रीच की बात की जाती है और कवरेज की बात की जाती है। सो नाउ द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। इसमें सबसे पहला है लिमिटेड ऑप्शन ऑफ एक्सपेंशन इन डोमेस्टिक मार्केट। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग अलाउ करती है कंपनी को कि एक्सप्लोर करें न्यू मार्केट और एक्सपेंड करें उनकी रीच डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड यानी उससे आगे या उससे बाहर। उसके बाद फिर वेरिएशन इन ब्रांड लाइकिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग मार्केट। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग रिकग्नाइज करती है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और बिहेवियर जो है वो वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स। और उसके बाद ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में शामिल अडॉप्ट करते हैं ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच जहां पर कंपनी डेवलप करती है कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज और स्ट्रेटजीज जिसको अप्लाई किया जा सकता है डिफरेंट मल्टीपल मार्केट्स के अक्रॉस। और उसके बाद फिर ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मीडिया। सो जो ग्रोथ हुई है ग्लोबल मीडिया चैनल की जैसे कि इंटरनेशनल टेलीविजन नेटवर्क्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया, उसने क्या किया है ईजियर कर दिया है कंपनीज के लिए कि वो रीच कर सके इंटरनेशनल ऑडियंस को उनके एडवर्टाइजिंग मैसेजेस के साथ। नाउ द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। सो पहला है मीडिया एक्सप्लोजन। जो फ्यूचर है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग का इन्फ्लुएंस होगा कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ और जो एवोल्यूशन है मीडिया प्लेटफॉर्म का। और उसके बाद स्टिफ कंपटीशन विद इन। सो ग्लोबल मार्केट्स जो है वो बन रही हैं, ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कंपनी फेस कर रही हैं, कंपटीशन के अंदर इजाफा जिस इंडस्ट्री में भी वो है इजाफा हो रहा है कंपटीशन का उस इंडस्ट्री में। और उसके बाद है वेरिएशंस इन ब्रांड लाइकिंग। डिफरेंट मार्केट्स की जो है वो डिफरेंट कंज्यूमर डाइवर्स कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस हैं और कल्चरल नुएंसेस, उससे क्या होता है कि वेरिएशंस होती हैं ब्रांड लाइकिंग में। और उसके बाद है फिर ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच। जो फ्यूचर है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग का वो लाई करता है अडॉप्शन के अंदर एक होलिस्टिक ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच की। और उसके बाद है फिर न्यू ट्रेड रिजीम। चेंजेस होना ट्रेड पॉलिसीज़ में और एग्रीमेंट में इम्पैक्ट कर सकता है जो लैंडस्केप है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग का। और उसके बाद है फिर ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मीडिया। जो ग्रोथ हुई है ग्लोबल मीडिया चैनल की वो कंटिन्यू शेप करेगी जो फ्यूचर है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग का। तो ये हुआ यहाँ पर ये वाला लेसन कंप्लीट। लेक्चर नंबर 27 एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग
एनवायरनमेंट। इसमें कॉम्पिटिटर्स हैं, टारगेट बायर्स हैं और मार्केटिंग है। सो कॉम्पिटिटर्स, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। Who are your competitors? What are their strengths and weaknesses? What are competitors plan to do next? And what are competitors spending trends? So एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है who are your कॉम्पिटिटर्स। सो लेवल 1 कॉम्पिटिटर होते हैं। सो ये जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ब्रांड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली कॉम्पीट करती हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ और सेम कैटेगरी के अंदर। और उसके बाद लेवल 2 कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ये कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं डिफरेंट बिजनेस कैटेगरी के अंदर, लेकिन ऑफर करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कि फुलफिल करती हैं सिमिलर कस्टमर नीड्स। और लेवल 3 कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ये वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि कॉम्पीट करते हैं सेम ओकेजन के लिए या फिर पर्पस, ना कि ऑफर करना एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट या सर्विस। सो व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? सो नो ईच कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर एज कम्पेयर टू योर ओन। सो मार्केट शेयर की बात की असेस करना, यानी हर कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर, उससे क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं उनकी पोजीशन इंडस्ट्री के अंदर अपने मुकाबले में। और उसके बाद फिर हाउ टारगेट बायर परसीव और जज योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो अंडरस्टैंड करना है कि कैसे टारगेट बायर परसीव करते हैं या जज करते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट को और सर्विस को, क्रूशल है। और उसके बाद फिर योर कॉम्पिटिटर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स टू स्पेंड मनी ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। सो इवेल्यूएट करना अपने कॉम्पिटिटर्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करने के लिए उनकी एबिलिटी के इन्वेस्ट करें एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में। और उसके बाद फिर ईच कॉम्पिटिटर्स एबिलिटी एंड स्पीड ऑफ इनोवेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो कंसिडर करना हर कॉम्पिटिटर की एबिलिटी और स्पीड ऑफ इनोवेशन नई प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए। असेस करना उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो इंट्रोड्यूस करने का नई और इम्प्रूव्ड ऑफरिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मार्केट ट्रेंड्स जो दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन। सो नाउ दी व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स प्लान्स टू डू नेक्स्ट? सो पहला है एनुअल फॉरकास्ट ऑफ सेल्स, स्पेंडिंग एंड प्रॉफिट्स। सो एनालाइज करना अपने कॉम्पिटिटर्स की एनुअल फॉरकास्टिंग, सेल्स की, स्पेंडिंग की और प्रॉफिट्स की। और उसके बाद है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स। सो मॉनिटर करना अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम ताकि आइडेंटिफाई किया जाए उनकी प्लान मार्केटिंग एक्टिविटीज़। और उसके बाद है फिर इंट्रोडक्शन, सपोर्ट एंड सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो ट्रैक रखना अपने कॉम्पिटिटर्स का जो प्लान है इंट्रोड्यूस करने का न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। और उसके बाद है फिर डायरेक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सो स्टडी करना अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजिक प्लान्स और स्टेटमेंट ताकि अंडरस्टैंड किया जाए उनके विजन्स और गोल फ्यूचर ग्रोथ के लिए। उसके बाद फिर व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स स्पेंडिंग ट्रेंड्स? सो पहला है अमाउंट ऑफ मनी योर कॉम्पिटिटर्स आर विलिंग टू स्पेंड विल इम्पैक्ट। सो यहाँ पर असल में ये बताया जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ मनी आपका कॉम्पिटिटर जो है वो विलिंग टू स्पेंड है वो इम्पैक्ट करेगा किन के ऊपर, जो सक्सेस है करंट प्रोडक्ट और सर्विस की। सो कॉम्पिटिटर की जो स्पेंडिंग लेवल इंडिकेट करता है उनका जो कमिटमेंट है प्रमोटिंग और सपोर्ट करना उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। और उसके अलावा योर एबिलिटी टू ऑब्टेन टारगेट बायर्स अटेंशन एंड परचेजेस। तो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं हायर स्पेंडिंग के साथ कैप्चर कर सकते हैं ज़्यादा अटेंशन आपकी टारगेट बायर से एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग के जरिए और प्रमोशनल कैंपेन। और उसके बाद फिर की अकाउंट्स अटेंशन एंड कमिटमेंट टू योर प्रोग्राम। सो की अकाउंट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्लाइंट जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग एफर्ट से। और उसके बाद फिर योर कंपनीज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर्स स्पेंडिंग ट्रेंड्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं आपकी कंपनी की एबिलिटी को कि सक्सेसफुल इंट्रोड्यूस करें न्यू प्रोडक्ट्स। सो नाउ द टारगेट बायर। सो टू नो, जानना कि प्रिसाइसली कि कौन आपके कस्टमर हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल और बिजनेस दे आर, किस तरह के लोग या बिजनेस हैं। और उसके बाद फिर की फैक्टर्स टू लुक एट इट फ्रॉम टू एंगल्स। सो निश मार्केटिंग। सो निश मार्केटिंग में क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना और टारगेट करने के स्पेसिफिक सेगमेंट जो है मार्केट का जिसकी डिस्टिंक्ट नीड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं। और उसके बाद फिर सेगमेंटिंग मार्केट। सो इसमें क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिवाइड किया जाता है ब्रॉड मार्केट को स्मॉलर डिस्टिंक्ट सेगमेंट जो कि बेस करता है बहुत से फैक्टर्स के ऊपर जैसे कि डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियर्स या फिर जोग्राफिक लोकेशन। सो नाउ द निश मार्केट।
picking right market segment that it is so measurable in quantitative term. इस फैक्टर से मुराद क्या है? एबिलिटी होना मेजर करने की और क्वांटिफाई करने की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और जो साइज़ है मार्केट सेगमेंट की, और उसके बाद में सब्सटेंशियल एनफ टू जनरेट प्लान सेल्स वॉल्यूम. तो ये जो क्रूशल होता है इंश्योर करने के लिए जो सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट है वो साइजेबल एनफ है कि सपोर्ट किया जाए प्लान सेल्स जो है वॉल्यूम जो है आपकी प्रोडक्ट का या सर्विस का, और उसके बाद एक्सेसिबल टू योर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सो सेगमेंट मार्केट के लिए टू बी वायबल होना, इसको जो है एक्सेसिबल होना चाहिए आपकी जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसको, और उसके बाद फिर सेंसिटिव टू प्लान्ड और अफोर्डेबल मार्केटिंग स्पेंडिंग इवेंट्स. इस फैक्टर से मुराद जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस है मार्केट सेगमेंट का आपकी प्लान्ड मार्केटिंग स्पेंडिंग इवेंट्स को. उसके बाद है सेगमेंटिंग योर मार्केट. सो मार्केट जो है वो डिवाइड होनी चाहिए सेक्शन या सेगमेंट के ऊपर जो कि बेस करता है डिफरेंट फैक्टर्स. सो पहला है डेमोग्राफिक्स. इससे मुराद जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स होती हैं पॉपुलेशन सेगमेंट की जिसका यूज़ किया जा सकता है कैटेगराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर्स. और उसके बाद फिर साइकोग्राफिक्स. इससे मुराद जो है वो स्टडी करना कंज्यूमर साइकोलॉजिकल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनकी परचेजिंग डिसीजंस और बिहेवियर. और उसके बाद फिर लाइफ स्टाइल. सो इससे मुराद जो है वो कलेक्टिव चॉइसेस और बिहेवियर हैं जो कि इंडिविजुअल करते हैं अपनी हॉबी के हवाले से, रिक्रिएशनल परसूट, एंटरटेनमेंट, वेकेशन और दूसरे नन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़. और उसके बाद है लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल फैक्टर में जो है वो शामिल है प्रेफरेंसेस जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीजर एक्टिविटीज़ के लिए, इसके अलावा कल्चरल इंटरेस्ट, फैशन चॉइसेस, डाइटरी प्रेफरेंसेस, फिटनेस रूटीन और सोशल इंटरेक्शन. और उसके बाद फिर बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम. बिलीफ और वैल्यू सिस्टम इनकम्पेस करता है रिलीजियस, पॉलिटिकल, नेशनलिस्टिक और कल्चरल बिलीफ्स और वैल्यूज़ जो कि हेल्ड करते हैं इंडिविजुअल्स. और उसके बाद फिर लाइफ स्टेज. इससे मुराद जो वो डिफरेंट स्टेजेस हैं या फेजेस हैं जो कि इंडिविजुअल जिनके ज़रिए गुजरता है अपनी लाइफ के दौरान. सो नाउ दी कस्टमर एंड प्रोडक्ट डेटा कलेक्शन. सो रिसर्चर जो है वो गैदर करते हैं यूजर्स से सिमिलर डेटा गैदर करते हैं यूजर्स से सिमिलर प्रोडक्ट्स का ऑन नंबर एंड टाइमिंग ऑफ ब्रांड परचेजेस. सो रिसर्चर कलेक्ट करते हैं डेटा on the frequency and timing of brand purchases made by the user of similar product. और उसके बाद फिर reasons for purchases. अंडरस्टैंड करना है जो रीज़न है कंज्यूमर परचेज के पीछे वो क्रूशल होता है मार्केटर्स के लिए. और उसके बाद कंज्यूमर्स एटीट्यूड अबाउट वेरियस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. सो रिसर्चर्स जो है वो गैदर करते हैं डेटा कंज्यूमर एटीट्यूड्स का और जो परसेप्शन होता है डिफरेंट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में उसके हवाले से. और उसके बाद फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट टू द लाइफ स्टाइल ऑफ द कंज्यूमर्स. रिसर्चर का एम होता है कि अंडरस्टैंड करें कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो फिट होती है लाइफ स्टाइल के अंदर जो कंज्यूमर का है. और उसके बाद फिर कैटेगरी यूज़र इन्फॉर्मेशन. रिसर्चर्स कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूज़र्स की उसके बारे में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर. उसके बाद फिर फैक्टर्स एंड क्लस्टर एनालिसिस. सो रिसर्चर जो है वो एनालाइज करते हैं कलेक्टेड डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशन प्रोडक्ट और दूसरे फैक्टर्स के दरमियान फॉर्म करना बेसिस जो है आइडेंटिफाई करने के लिए एक्शनेबल कंज्यूमर टारगेट क्लस्टर या फिर निश मार्केट. और ये क्लस्टर जो है वो कंसिस्ट करते हैं बायर और यूज़र्स जो कि एग्जिबिट करते हैं सिमिलैरिटीज़ जो है उनके परचेजिंग बिहेवियर में, एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस और लाइफ स्टाइल चॉइसेस. सो ग्रुप करते हुए कंज्यूमर्स को क्लस्टर्स के अंदर बिजनेसेस जो है वो इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं उनकी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स की तरफ. सो क्लस्टर्स आर डिफाइंड एज निश मार्केट जहाँ पर बायर्स और सेलर होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं और उनको रीच किया जा सकता है एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के ज़रिए. सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट टुडे इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंस होती है वो ग्लोबल मार्केट प्लेस से और जो एक्सप्लोजन है इंफॉर्मेशन एज का. टू बी फुली रेडी कंपनी मस्ट रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. सो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस.
कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो है वो प्ले करते हैं क्रूशल रोल शेप करने में कंज्यूमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस। उसके बाद है फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो है वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है बिजनेस ऑपरेशन और मार्केट के ऊपर। उसके बाद है फिर डेमोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल ट्रेंड, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट इनटू कंज्यूमर बिहेवियर और जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद फिर लोकल, नेशनल एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक ट्रेंड जो है लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर उसका जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर। और उसके बाद फिर द स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉम्पिटिटर्स, आज की ग्लोबल जो मार्केट प्लेस है मल्टीनेशनल कॉम्पिटिटर जो है वो पोज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। सो क्लस्टर्स आइडेंटिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस, सो वेदर के कल्चर क्लस्टर जो है वो लार्ज है और क्या वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन देम, यानी कि वर्ती है स्पेंड करना पैसा उनके ऊपर, और वेदर मार्केटिंग टू दिस ग्रुप फिट टू योर एग्जिस्टिंग इमेज एंड लॉन्ग टर्म, और जो मार्केटिंग है टू दिस ग्रुप वो जो है फिट करता है आपकी जो एग्जिस्टिंग इमेज है और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। सो ईच टोटल मार्केट मस्ट बी एग्जामाइंड इन लाइट ऑफ, एग्जामाइन करना चाहिए किसकी रोशनी में, पहला है साइज ऑफ टोटल मार्केट, सो इससे मुराद ओवरऑल जो साइज़ होता है मार्केट का, और उसके बाद फिर साइज ऑफ द मार्केट दैट इज़ इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। सो इससे मुराद जो वो पोर्शन होता है टोटल मार्केट का जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट या सर्विस में जो कि ऑफर करती है आपकी कंपनी, और उसके बाद है साइज ऑफ मार्केट दैट इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट। इससे मुराद जो है वो पोर्शन होता है इंटरेस्टेड मार्केट का जो कि एक्सेसिबल होता है और रीच किया जा सकता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ज़रिए। और उसके बाद फिर साइज ऑफ मार्केट दैट ऑलरेडी बायज कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, इससे मुराद जो वो मार्केट सेगमेंट है जो कि करंटली परचेज कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विस जो कि ऑफर करते हैं कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट के अंदर। और उसके बाद फिर साइज ऑफ द मार्केट दैट योर कंपनी कैन सर्व, इससे मुराद जो वो पोर्शन होता है टोटल मार्केट का जो कि आपकी कंपनी की जो है वो कैपेबिलिटी होती है और रिसोर्स होती है कि सर्व करे इफेक्टिवली। और उसके बाद साइज ऑफ द मार्केट दैट योर कंपनी कैन रीच विद एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इससे मुराद जो वो मार्केट सेगमेंट होता है जो कि आपकी कंपनी इफेक्टिवली रीच कर सकती है और टारगेट थ्रू एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये हुआ लेसन नंबर 27 यहाँ पर कंप्लीट। लेक्चर नंबर 28, सो जो मेन एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग का वो है इन्फॉर्म करना टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और इसमें शामिल है यूज़ करना बहुत से मीडिया चैनल्स का ताकि कन्वे किया जाए मैसेज और अट्रैक्ट किया जाए पोटेंशियल कस्टमर्स को। सो इफेक्टिवली प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को क्रूशल होता है कि गैदर किया जाए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। सो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के होते हुए एडवर्टाइज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कंपेलिंग कैंपेन्स जो कि हाईलाइट करें प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, और ये इंश्योर करता है कि एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है वो एक्यूरेट है, पर्सुएसिव है और टेलर्ड हुआ है जो नीड्स हैं और प्रेफरेंसेस हैं टारगेट ऑडियंसेस की। सो हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान, मेन क्वेश्चन बिफोर मेकिंग अ प्लान। सो पहला है हु आर आवर टारगेट बायर्स, सो आइडेंटिफाई करना टारगेट बायर्स को क्रूशल होता है किसी भी मार्केटिंग प्लान के लिए। उसके बाद है व्हाट यूनिक पोजीशन डू वी हैव इन दी मार्केट, डिटरमाइन करना खुद की यूनिक पोजीशन मार्केट के अंदर हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करना आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। और उसके बाद फिर वेयर विल वी इम्प्लीमेंट आवर मार्केटिंग स्पेंडिंग प्लान्स, सो डिसाइड करना कि कहाँ जो है एलोकेट किया जाए आपका मार्केटिंग बजट, ये क्रूशल होता है। और उसके बाद है व्हेन विल मार्केट स्पेंडिंग प्लान्स अकर्स, सो डिटरमाइन करना जो टाइमिंग है आपकी मार्केटिंग स्पेंडिंग प्लान्स की वो एसेंशियल है। और उसके बाद है हाउ मच सेल्स स्पेंडिंग एंड प्रॉफिट विल वी अचीव, सो सेट करना रियलिस्टिक सेल्स स्पेंडिंग और प्रॉफिट टारगेट्स जो एक एसेंशियल पार्ट है मार्केटिंग प्लान का। नाउ द सिचुएशनल एनालिसिस, मेन क्वेश्चंस बिफोर मेकिंग अ प्लान, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट वेयर कंपनी कॉम्पीट्स,
अंडरस्टैंड करना मार्केट डायनेमिक क्रूशल्स होता है इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान के लिए। और उसके बाद है फिर व्हाट आर दी कंपनीज प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स। असेस करना कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड एसेंशियल होता है इवेल्यूएट करने के लिए उसकी ऑफरिंग एंड हाउ दे आर रीचिंग कस्टमर्स। और उसके बाद फिर व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ट्रेंड एंड योर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिस्क्रिप्शन। मॉनिटर करना प्रोडक्ट ट्रेंड इंडस्ट्री में और अंडरस्टैंड करना कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है स्टे करने के लिए कॉम्पिटिटिव। सो मैक्रो एनवायरनमेंट सिचुएशन provides only relevant information about macro environmental trend that might affect your business. So demographics से मुराद जो है वो characteristics होती हैं population की, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशनल लेवल और जियोग्राफिक लोकेशन। और इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशन इनकम्पेस करता है फैक्टर्स जैसे कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स और बिजनेस कॉन्फिडेंस। उसके बाद है फिर टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स में शामिल है एडवांसमेंट और इनोवेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद है पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स से मुराद गवर्नमेंटल पॉलिसीज, रेगुलेशंस और लॉज हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इनकम्पेस करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और कल्चरल ट्रेंड जो कि शेप कर सकता है कंज्यूमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस। Now the market situation. So it provides information. Information provide करती है on the size, growth and trends of the overall market and any relevant segment of the total market or category. So past, present and future market trend. सो जो पहला पॉइंट है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स, इससे पहले समझें साइज, ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट एंड रिलेवेंट सेगमेंट। सो इसमें क्या है शामिल है कि असेस करना जो ओवरऑल मार्केट साइज है इंक्लूडिंग उसका करंट और प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स। सो एग्जामाइन करना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स हेल्प करता है बिजनेसेस को कि आइडेंटिफाई करें पैटर्न्स और एंटिसिपेट करना चेंजेस जो है कस्टमर प्रेफरेंसेस में, बिहेवियर्स और जो डिमांड है। उसके बाद है कंपनी सेल्स एंड शेयर इन मार्केट। सो असेस करना कंपनी सेल्स और मार्केट शेयर प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द कंपनी परफॉर्मेंस उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में और जो ओवरऑल मार्केट है। और उसके बाद है इंक्रीज्ड मार्केटिंग स्पेंडिंग बाय कॉम्पिटिटर्स। मॉनिटर करना मार्केटिंग स्पेंडिंग जो है कॉम्पिटिटर्स की एसेंशियल होती है स्टे इन्फॉर्म के लिए, यानी कि इन्फॉर्म रहने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं और एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट की कॉम्पिटिटर्स। सो पहला जो पॉइंट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ की कॉम्पिटिटर्स एंड देयर मार्केट पोजीशनिंग। सो इसमें शामिल है प्रोवाइड करना एक डिस्क्रिप्शन जो है की कॉम्पिटिटर्स का मार्केट के अंदर इंक्लूडिंग उनके नाम, बैकग्राउंड्स और की कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बारे में साइज ऑफ की कॉम्पिटिटर्स इन यूनिट्स। सो जो साइज़ है की कॉम्पिटिटर्स का, इससे मुराद उनका रेवेन्यू या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, अक्सर उसको मेजर किया जाता है करेंसी यूनिट्स में जैसे कि डॉलर्स हैं या यूरोज हैं। और उसके बाद फिर मार्केट शेयर ऑफ की कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करना मार्केट शेयर की कॉम्पिटिटर्स का, इसमें शामिल है डिटरमाइन करना परसेंटेज जो टोटल मार्केट की जो कि हर कॉम्पिटिटर होल्ड करता है। और उसके बाद फिर सेल्स ट्रेंड ऑफ की कॉम्पिटिटर्स। सो ट्रैक करना सेल्स ट्रेंड जो की कॉम्पिटिटर्स का, इसमें शामिल है मॉनिटर करना उनके हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, ग्रोथ रेट्स और रिसेंट परफॉर्मेंस। और उसके बाद फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ की कॉम्पिटिटर्स एज कम्पेयर टू योर कंपनी। असेस करना स्ट्रेंथ और वीकनेस की कॉम्पिटिटर्स की आपकी कंपनी के मुकाबले में, इसमें शामिल है इवेल्यूएट करना उनकी कैपेबिलिटीज़, रिसोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। और उसके बाद फिर परसीव्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ की कॉम्पिटिटर एंड देयर प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑन योर कंपनी। सो एनालाइज करना परसीव्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है कॉम्पिटिटर्स की, इसमें शामिल है असेस करना उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ओवरऑल मार्केटिंग approach. So now the target buyer or end user situation provides actionable information on selling to
target buyer and stimulating purchase or usage by ultimate users. So description of target buyers. So इसमें शामिल है प्रोवाइड करना एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो टारगेट बायर की या एंड यूज़र की प्रोडक्ट या सर्विस के, और उसके बाद है टारगेट बायर वांट्स, नीड्स, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन ऑफ कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. एनालाइज करना नीड्स, वांट्स, एटीट्यूड्स और जो परसेप्शन है टारगेट बायर्स का कैटेगरी, प्रोडक्ट के हवाले से और सर्विस, वो क्रूशल है. और उसके बाद है फिर लोकेशन ऑफ टारगेट बायर्स और एंड यूज़र्स एंड हाउ टू रीच देम. आइडेंटिफाई करना लोकेशन जो टारगेट बायर्स की या फिर एंड यूज़र्स की, और डिटरमाइन करना कि कैसे उन तक पहुंचा जाए, एसेंशियल होता है इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए. उसके बाद है फिर विच सेगमेंट ऑफ टोटल मार्केट और कैटेगरी आर ग्रोइंग और डिक्लाइन एंड वाई. सो असेस करना ग्रोथ या डिक्लाइन जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स की टोटल मार्केट के अंदर या कैटेगरी, वो क्रूशल होती है मार्केट एनालिसिस के लिए. उसके बाद है फिर प्रोडक्ट सिचुएशन. सो ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट सिचुएशन एनालिसिस ऑन फॉलोइंग सेल्स. सो एनालाइज करना सेल्स, इसमें क्या होता है कि असेस करना परफॉर्मेंस जो है कंपनी की प्रोडक्ट की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड और प्रॉफिट. असेस करना प्रॉफिट यानी कि इसमें शामिल है एनालाइज करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की प्रोडक्ट की, और फिर है प्रोडक्ट ट्रेंड्स. एनालाइज करना प्रोडक्ट ट्रेंड यानी कि इसमें शामिल है असेस करना करंट और एमर्जिंग ट्रेंड जो कि रिलेट करता है आपकी कंपनी की प्रोडक्ट से या फिर ब्रॉडर मार्केट कैटेगरी. और उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स हिस्ट्री. ट्रैक करना जो कॉस्ट है गुड्स हिस्ट्री की, इसमें शामिल है एनालाइज करना कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करने की या एक्वायर करने की कंपनी की प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. और उसके बाद है फिर मार्केटिंग स्पेंडिंग हिस्ट्री, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, 5 years ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, PR स्पेंडिंग. सो एनालाइज करना मार्केटिंग स्पेंडिंग हिस्ट्री, इसमें शामिल है कि एवेल्यूएट करना कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में, पब्लिकेशन एक्टिविटीज़ में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट. एनालाइज करना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स, इसमें शामिल है अंडरस्टैंड करना मेथड्स और चैनल जिनके ज़रिए कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो रीच करती है टारगेट कस्टमर्स को. और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. प्रोवाइड करना एक डिस्क्रिप्शन जो है वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें शामिल है आउटलाइन करना स्ट्रक्चर, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है टीम की जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल करने के लिए कंपनी की प्रोडक्ट. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन situation. So provides information about each distribution channel and its relative importance to company in terms of so यानी कि आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जिसके ज़रिए कंपनी जो है वो सेल करती है उसकी प्रोडक्ट या सर्विस. और परसेंटेज ऑफ कंपनी सेल्स की बात की जाए, सो एनालाइज करना परसेंटेज जो है वो कंपनी सेल्स एट्रीब्यूट टू ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि हेल्प करता है बिजनेसेस को कि अंडरस्टैंड करें कंट्रीब्यूशन जो है हर चैनल का उसकी ओवरऑल रेवेन्यू को. और कंपनी वॉल्यूम असेस करना कंपनी वॉल्यूम जो कि एसोसिएट है हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ, इसमें शामिल है अंडरस्टैंड करना वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट या सर्विस जो कि सोल्ड हुई हर चैनल के ज़रिए. और उसके बाद फिर कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एनालाइज करना कॉस्ट जो कि एसोसिएट है डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ प्रोडक्ट या सर्विस. सो इसमें शामिल है इवेल्यूएट करना एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड हुए डिलीवर करने में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से एंड कस्टमर्स तक. और उसके बाद फिर ग्रोथ पोटेंशियल असेस करना ग्रोथ पोटेंशियल हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, इसमें शामिल है एनालाइज करना अपॉर्चुनिटीज़ जो एक्सपेंशन के लिए, मार्केट रीच और कस्टमर एक्विजिशन हर चैनल के अंदर. और फिर है कॉम्पिटिटिव स्टेटस. एनालाइज करना कॉम्पिटिटिव स्टेटस हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का. सो इसमें शामिल है असेस करना लेवल जो है कंपटीशन का और जो कंपनी पोजीशन है हर चैनल के अंदर. सो नाउ दी हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. So to outline major company goals, marketing and financial objectives. Major company goals could be short term. So जो major company goals हैं वो short term भी हो सकते हैं और इसी के साथ long term भी. So marketing objectives, company definition. So company definition से मुराद जो है वो क्लियर और concise description है कंपनी की आइडेंटिटी का, उसका core business और product और service जो कि वो ऑफ़र करे. और उसके बाद है
मार्केट डेफिनेशन, सो मार्केट डेफिनेशन के अंदर शामिल है आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक मार्केट या सेगमेंट जिसके अंदर कंपनी का एम होता है अचीव करना, उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का परटेन्स टू दी कंपनी एम्बिशंस टू बी रिकग्नाइज एज अ लीडिंग प्रोवाइडर और इनोवेटर इन अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल एरिया या फिर प्रोडक्ट कैटेगरी. So marketing goals and objectives, financial objectives, growth, sales, increase. So जो objectives है increasing gross sales का focus होता है growing the total revenue generated by the company, और ये होगा किसके ज़रिए, सेल्स के ज़रिए उसकी प्रोडक्ट या सर्विस की. और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिक्रीज. ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि रिड्यूस करना एक्सपेंसेस जो कि जुड़े हैं प्रोड्यूस के साथ या एक्वायर करने के साथ कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज. और ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज, सो इसका जो फोकस है ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज, सो जो फोकस है वो है इम्प्रूव करना प्रॉफिटेबिलिटी जो हर यूनिट सोल्ड होता है इंक्रीज करते हुए जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसके दरमियान. और उसके बाद नेट इनकम इंक्रीज. ऑब्जेक्टिव जो है इंक्रीजिंग नेट इनकम का सेंटर्स ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की जनरेट करते हुए हायर रेवेन्यूज़ और रिड्यूस करना एक्सपेंसेस. और उसके बाद फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो ऑब्जेक्टिव जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, मैक्सिमाइज करना जो रिटर्न जनरेट होता है या हुआ कैपिटल जो कि इन्वेस्टेड है कंपनी के अंदर. और फिर है रिटर्न ऑन इनकम. अब है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स इन मार्केटिंग टर्म्स. सो सेल्स वैल्यू मनी, जो ऑब्जेक्टिव्स है सेल्स का इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या फिर मनी, फोकस है किसके ऊपर, इंक्रीज करना रेवेन्यू जो कि जनरेट हुआ सेल्स से प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की. और उसके बाद है सेल्स यूनिट्स. सो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये घूमता है किसके इर्द गिर्द, इंक्रीज करना जो क्वांटिटी है या फिर वॉल्यूम है प्रोडक्ट्स की या फिर जो सर्विसेज सोल्ड है. और उसके बाद है मार्केट शेयर. सो ये इसमें जो है वो शामिल है कैप्चर करना एक लार्जर पोर्शन जो है टोटल मार्केट का या फिर स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट का. और उसके बाद है फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ये ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जिसका फोकस होता है किसके ऊपर, एक्सपेंडिंग के ऊपर और ऑप्टिमाइज करना जो रीच है और इफेक्टिवनेस है कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की. और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस. सो ये जो है ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि इंक्रीज़ करना जो लेवल है अवेयरनेस का वो, और रिकग्निशन और रिकॉल जो है कंपनी की ब्रांड्स और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ज़रिए. और उसके बाद फिर की अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये जो ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू की अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करता है किसके ऊपर, डेवलप करना और स्ट्रेंथनिंग करना रिलेशनशिप की अकाउंट्स के साथ या फिर जो स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं. तो ये हुआ लेसन नंबर 28 यहाँ पर कंप्लीट. लेक्चर नंबर 29, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान. सो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान provide outline of each marketing event for the year covering following information. So पहला है description of each event vehicle. So इसमें शामिल है प्रोवाइड करना डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत सी मार्केटिंग व्हीकल्स का या फिर चैनल जो कि यूटिलाइज होंगे हर इवेंट के लिए. और उसके बाद है टाइमिंग ऑफ ईच इवेंट. जो टाइमिंग है हर इवेंट की इससे मुराद जो स्पेसिफिक डेट्स या पीरियड्स during which the marketing activities or promotion will take place. और उसके बाद फिर event goals and objectives. So event goals और objectives जो है वो outline करते हैं जो desired outcomes हैं और achievement हैं हर marketing event के लिए. उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच इवेंट. जो कॉस्ट है हर इवेंट की एनकम्पेस करती है वो एक्सपेंसेस जो कि एसोसिएट हैं प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और
प्रमोटिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के साथ। सो प्रमोटिंग बिजनेस इन लो कॉस्ट, business is promoted by getting the word out. So first axiom, so ये एग्जियम एम्फेसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है एक्टिवली और कॉन्शियसली प्रमोट करना आपका जो बिजनेस है। और सेकंड एग्जियम है, ये एग्जियम एम्फेसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है बजटिंग की बिजनेस प्रमोशन के लिए। और उसके बाद फिर 8 वेज, सो यूज़ ऑफ पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, बिजनेस स्टेशनरी एंड आइडियल टूल। तो बिजनेस स्टेशनरी से मुराद प्रिंटेड मटेरियल जो कि यूज़ होते हैं ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए और ब्रांडिंग पर्पसेस, जैसे कि लेटर हेड, एनवलप, बिजनेस कार्ड और नोट पैड्स। और आर्टिकल एंड प्रेस रिलीज, सो वेल रिटन आर्टिकल और प्रेस रिलीज जो है इफेक्टिव टूल्स है प्रमोट करने के लिए आपका बिजनेस और जनरेट करना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। सेंडिंग आउट प्रेस रिलीज, आपकी जो प्रेस रिलीज होती है उसको हैज़ टू एक्चुअली कंटेन, उसके अंदर होना चाहिए क्या, एक्चुअली तौर पे क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूज़ वर्थी है। और उसके बाद है फिर टॉक शो, रेडियो, टीवी, केबल टीवी में बी लुकिंग फॉर गेस्ट फॉर द प्रोग्राम्स। सो टॉक शो जो है रेडियो के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर या फिर केबल टीवी के ऊपर अक्सर जो है वो सीख करते हैं इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल गेस्ट इंटरव्यू करने के लिए उनके प्रोग्राम के ऊपर। और ये प्रेजेंट करता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेसेस के लिए कि प्रमोट करें वो ख़ुद को और जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर। उसके बाद है फिर सेमिनार और प्रेजेंटेशंस। सो सेमिनार्स करना या प्रेजेंटेशन ये जो एक इफेक्टिव तरीका होता है शोकेस करने के लिए आपकी एक्सपर्टीज़ और प्रमोट करना आपका बिजनेस। और उसके बाद है यूज़ ऑफ व्हीकल, यूज़ करना व्हीकल्स एज मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, ये इफेक्टिव हो सकता है और लो कॉस्ट मेथड होता है आप प्रमोट करने के लिए आपका बिजनेस। उसके बाद लीजर एक्टिविटीज़, इंगेज होना लीजर एक्टिविटीज़ में प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करने के लिए आपका बिजनेस, जबकि इंजॉय करते हुए आपकी जो हॉबीज़ हैं या इंटरेस्ट। और उसके बाद है गिव आउट फ्री थिंग्स, सो ऑफ़र करना फ्री आइटम्स या गिफ्ट, एक इफेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रेटजी अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन क्रिएट करना, पॉजिटिव इम्प्रेशन और जनरेट करना इंटरेस्ट आपके बिजनेस में। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कस्टमर, कैटेगराइज करना कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बेस्ड करते हुए उनकी नीड्स और आइडेंटिफाई करना कि क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, एनेबल करता है बिजनेसेस को कि सर्व करें उनको बेटर और फुलफिल करें उनकी डिज़ायर उनकी प्रोडक्ट्स के साथ। सो अंडरस्टैंड करते हुए डाइवर्स प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ जो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स की बिजनेसेस जो है वो टेलर कर सकते हैं उनकी ऑफरिंग्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ टू इफेक्टिवली मीट देयर स्पेसिफिक नीड। और ये अप्रोच अलाउ करती है एक ज़्यादा पर्सनलाइज और टारगेटेड अप्रोच, उससे क्या होता है इंक्रीज़ होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी। सो नाउ द सप्लाई चेन, so depending on what you are selling, you may find the actual end user of your product is located further down the line. So supply chain जो है वो encompass करती है बहुत से stages और entities जो कि involved हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो डिलीवरी आपकी प्रोडक्ट की। और इसमें टिपिकली जो है वो शामिल है सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर। उसके बाद फिर कस्टमर, सो एक क्लियर डेफिनेशन जो है कि who purchases directly from you is the simplest and most direct part of classifying your customer. So जब कैटेगराइज किया जाए कस्टमर को, एक एसेंशियल एस्पेक्ट जो है आइडेंटिफाई करने का और डिफाइन करने का इंडिविजुअल्स या एंटिटी जो कि डायरेक्टली परचेज करते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज। सो दीज आर कस्टमर्स, ये कस्टमर्स होते हैं जो कि इंगेज होते हैं आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली और हैव अ डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, और डायरेक्टली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है आपके साथ। सो नाउ द न्यू कस्टमर,
सो ग्रो करने के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस टारगेट करना, न्यू कस्टमर्स को आपके लोकल एरिया के अंदर जो कि इंगेज नहीं हुए आपके बिजनेस के साथ, एक फ्रूटफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। सो देयर आर मैनी वेज टू डू इट, कई सारे तरीके हैं। सो फॉर एग्जांपल अब जो यहाँ पर पहला है वो है चेंजिंग प्राइस स्ट्रक्चर, मॉडिफाई करना आपका प्राइस स्ट्रक्चर। ये इफेक्टिव तरीका हो सकता है अट्रैक्ट करने के लिए नए कस्टमर्स को आपके बिजनेस के आपके बिजनेस के लिए। और दूसरा है एडवर्टाइज इन डिफरेंट मीडियम, एक्सपेंड करना अपनी एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स को डिफरेंट मीडियम्स के लिए हेल्प कर सकता है रीच करने में एक वाइडर ऑडियंस और अट्रैक्ट करना नए कस्टमर्स। उसके बाद है फिर बायर आइडेंटिफिकेशन, इन्फ्लुएंसेस ऑन बायर्स में बी कैटलॉग्ड बाय कल्चर। कल्चर से मुराद शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़, कस्टम्स और बिहेवियर होता है एक पार्टिकुलर ग्रुप का। उसके बाद है फिर डेमोग्राफिक्स, इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं उसमें एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि इनकम्पेयर करते हैं कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़, ओपिनियंस और बिहेवियर। उसके बाद है साइकोलॉजी ऑफ वांट्स एंड नीड्स, अंडरस्टैंड करना जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, वांट्स हैं, नीड्स हैं बायर्स की, वो एसेंशियल है। और कुछ दूसरे बायर इन्फ्लुएंसेस, सम अदर बायर इन्फ्लुएंसेस मे बी एट वर्क अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सो पहला है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइटम। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइटम इससे मुराद जो है वो मार्जिन या फिर प्रॉफिट जो कि अर्न होता है पर आइटम सोल्ड के ऊपर। और उसके बाद है डिस्काउंट डील्स अवेलेबल, ऑफर करना डिस्काउंट डील्स कस्टमर्स को, एक कॉमन स्ट्रेटजी जो कि यूज़ करते हैं बिजनेसेस पार्टिकुलरली इंडस्ट्री में जैसे कि ग्रोसरी और ड्रग रिटेल। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन सपोर्ट प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर शामिल है यूटिलाइज करना बहुत से मीडिया चैनल्स जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट और पब्लिक रिलेशन। और उसके बाद है फिर फ्री गुड्स अवेलेबल। कभी कभी स्टोर या बिजनेसेस ऑफर करते हैं फ्री गुड्स इंसेंटिव्स के तौर पे ताकि अट्रैक्ट किया जाए कस्टमर्स को। उसके बाद है सेल्स इंसेंटिव प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है मोटिवेट करने के लिए और रिवार्ड देने के लिए सेल्स पीपल को कि वो अचीव करें स्पेसिफिक टारगेट्स या फिर गोल्स। और फिर है पर्सनल बायर सेलर रिलेशनशिप, इस्टेब्लिश करना एक पर्सनल रिलेशनशिप बायर्स और सेलर के दरमियान पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है सेल्स को। सो अब जो पॉइंट्स आपको पीछे बताए गए थे थोड़े डिटेल में, इनकी यहाँ पर थोड़ी डिटेल लिखी हुई है जिनको आप रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आपको पहले ही इनकी थोड़ी डिटेल बताई जा चुकी है। सो रिमेंबर, एफिशिएंट मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो रिलाई करता है प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन के ऊपर टारगेट बायर की। जब टारगेट बायर जो है वो एक्यूरेटली डिफाइंड होता है, मार्केटिंग एफर्ट्स को टेलर किया जा सकता है इफेक्टिवली जनरेट करने के लिए सेल्स रेगुलर या हैवी यूज़र्स से। सो टारगेट बायर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है दो मेन ग्रुप्स के अंदर, एंड यूज़र्स और चैनल बायर्स। सो जो एंड यूज़र्स हैं, सो जब टारगेट कस्टमर जो है वो प्राइमरीली जो है वो व्हेन द टारगेट कस्टमर्स आर प्राइमरीली द एंड यूज़र है प्रोडक्ट या सर्विस के। आइडेंटिफिकेशन जो है वो टिपिकली जो है वो फोकस होती है डेमोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल के ऊपर, और इसमें शामिल है एनालाइज करना बहुत से एस्पेक्ट टारगेट ऑडियंस के ताकि हासिल किया जाए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की और प्रेफरेंसेस की। और उसके बाद है फिर चैनल बायर्स, जब सेल किया जाए दूसरे बिजनेसेस को जो कि रीसेल करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विस, तो जो प्राइमरी बायर्स होते हैं उनको रेफ़र किया जाता है चैनल बायर्स के तौर पर। और ये चैनल बायर्स जो है वो फर्दर कैटेगराइज होते हैं बहुत से ग्रुप्स के अंदर जो कि बेस करता है उनके रोल के ऊपर, रिलेशनशिप जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन के साथ। सो चैनल बायर जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, सब डिवाइडेड हो सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, गवर्नमेंट्स और कंज्यूमर मार्केट्स। सो जब बात आती है बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट बायर्स की, सो कई सारे जो है वो डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनको मुख्तलिफ बनाते हैं बायर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स से।
सो पहला है फ्यूअर बायर्स। सो B2B और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो टिपिकली जो है वो उसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ बायर होते हैं कंपेयर टू कंज्यूमर मार्केट। और उसके बाद लार्जर बिजनेस ट्रांजेक्शन। B2B और गवर्नमेंट जो बायर्स होते हैं वो इंगेज होते हैं लार्जर स्केल ट्रांजेक्शन में, अगर उसको हम कंपेयर करें इंडिविजुअल बायर्स से, कंज्यूमर से। उसके बाद है रीजनल कंसंट्रेशन ऑफ बायर्स। कुछ केसेस के अंदर B2B और गवर्नमेंट बायर्स जो है वो जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होते हैं स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर। और उसके बाद डिफाइंड सेल एंड ब्रोकर रिलेशनशिप। B2B और गवर्नमेंट बायर्स जो है वो स्टैब्लिश करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रोकर्स के साथ। उसके बाद है डिपेंडेंट अपॉन एंड यूज़र बाइंग पैटर्न्स एंड डिमांड। सो B2B और गवर्नमेंट बायर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाइंग पैटर्न से और जो डिमांड होती है उनके कस्टमर्स की या फिर एंड यूज़र्स। और उसके बाद है फिर demand for goods and services is not significantly affected by significant changes in price. So unlike consumer goods, जो डिमांड होती है गुड्स की और सर्विसेज की B2B और गवर्नमेंट सेक्टर में वो ग्रेटली इम्पैक्ट नहीं होती सिग्निफिकेंट चेंजेस से प्राइसेस में। So business buyers take many factors into account before taking एनी बाइंग डिसीजन, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड नेशनली एंड इंटरनेशनली सो जब चैनल बायर्स कंसिडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सो वो एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट्स। और उसके बाद है फिर लॉन्ग टर्म मटेरियल सप्लाई ट्रेंड्स एंड इन्वेंट्री नीड्स। चैनल बायर्स केयरफुली इवेल्युएट करते हैं लॉन्ग टर्म मटेरियल सप्लाई ट्रेंड इंश्योर करने के लिए कंसिस्टेंट और रिलायबल सप्लाई मटेरियल्स की या फिर प्रोडक्ट्स। और उसके बाद है डिलीवरी रेट्स, टाइमिंग एंड रिलायबिलिटी। चैनल बायर्स प्रायोरिटाइज करते हैं सप्लायर्स को जो कि ऑफर करते हैं रिलायबल और टाइमली डिलीवरी गुड्स या सर्विसेज की। उसके बाद है प्लान कैपेसिटीज़। चैनल बायर्स जो वो असेस करते हैं एक सप्लायर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ताकि इंश्योर करें कि वो पूरा कर सकें उनकी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद है सप्लायर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। चैनल बायर्स जो है वो इवेल्यूएट करते हैं एक सप्लायर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिसोर्सेस ताकि मिटिगेट करें रिस्क को जो कि एसोसिएट होता है पोटेंशियल डिसरप्शंस के साथ चैनल सप्लाई चेन के अंदर। अब है लेसन नंबर 30। सो चैनल बायर्स। कंज्यूमर गुड्स बायर्स सब्जेक्ट टू डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस अनलाइक बिजनेस टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट बायर्स। सो पहला है मैनी बायर्स एट मल्टीपल लेवल इन सेम कंपनी। कंज्यूमर गुड बायर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं बहुत से लेवल्स के ऊपर विद इन अ कंपनी इंक्लूडिंग कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर, परचेजिंग डिपार्टमेंट और जो रिटेल स्टोर बायर है। उसके बाद है स्मॉल टू लार्ज ट्रांजैक्शन। कंज्यूमर गुड ट्रांजैक्शन जो है वो रेंज कर सकती है साइज़ के अंदर स्मॉल इंडिविजुअल परचेजेस से लार्जर बल्क ऑर्डर्स तक डिपेंडिंग ऑन दी जो नेचर है प्रोडक्ट की और जो बाइंग कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद है नेशनल, रीजनल एंड लोकल बायर्स। कंज्यूमर गुड्स बायर जो है वो can be found at different geographical levels including national, regional और local markets। और उसके बाद है direct company sales to buyers और broker relationship। कंज्यूमर गुड्स को जो है वो सेल किया जा सकता है डायरेक्टली जो है वो कंपनी कर सकती है बायर्स को या फिर ब्रोकर रिलेशनशिप के ज़रिए। उसके बाद है डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एंड यूज़र बाइंग पैटर्न्स। सो कंज्यूमर गुड बायर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाइंग पैटर्न्स से और जो प्रेफरेंस होती है एंड यूज़र्स की या कंज्यूमर की जो कि कंज्यूमर्स दे सर्व। उसके बाद है एंड यूज़र्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपनीज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन स्पेंडिंग। कंज्यूमर गुड्स बायर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं एडवर्टाइजिंग से और जो प्रमोशन एफर्ट्स होते हैं कंपनी की। उसके बाद है फ्लेक्सिबल मार्केट डिमांड अफेक्टेड बाय स्लाइट चेंजेस इन प्राइस। कंज्यूमर गुड मार्केट जनरली जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है स्लाइट जो चेंजेस होती है प्राइस में। सो चेंजिंग बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंसेस।
Channel buyers may or may not directly purchase company product or services. So बहुत से रोल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं बाइंग प्रोसेस में लार्ज सप्लायर कस्टमर्स के लिए. पहला है यहाँ पर परचेजिंग डिपार्टमेंट पर्सनल. ये इंडिविजुअल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. उसके बाद है बाइंग कमिटीज़. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाइंग डिसीजन जो है उसमें शामिल होता है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और डिपार्टमेंट्स. उसके बाद है डिपार्टमेंट एडवाइज़र. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ परचेज डिपार्टमेंट एडवाइज़र जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट जो है वो शामिल हो सकते हैं बाइंग प्रोसेस में. उसके बाद है कंसल्टेंट्स. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंगेज हो सकती है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स इंगेज कर सकती है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स जो कि स्पेशलाइज होते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में. और उसके बाद फिर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्ले कर सकते हैं रोल बाइंग प्रोसेस के अंदर. और उसके बाद फिर हेड बायर एंड असिस्टेंट. सो परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर हेड बायर हो सकते हैं जो कि ओवरसी करते हैं ओवरऑल प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी और मैनेज करते हैं जो टीम है बायर की. उसके बाद स्टोर मैनेजर. रिटेल सेक्टर के अंदर स्टोर मैनेजर जो है वो उनका एक रोल हो सकता है बाइंग प्रोसेस में. और उसके बाद है डिपार्टमेंट मैनेजर. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर जो कि होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के साथ डिपार्टमेंट मैनेजर जो है उनके पास होती है ऑटोनॉमी परचेजिंग डिसीजन के अंदर उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के लिए. So how to be good clients? 14 rules. Emancipate your agency from fear. So encourage करना ओपन कम्युनिकेशन और क्रिएट करना एक एनवायरनमेंट जहाँ पर आपकी एजेंसी जो है वो फील करे कंफर्टेबल शेयर करते हुए आइडियाज़ और एक्सप्रेस करते हुए कंसर्न बगैर जो है वो फेयर ऑफ बैकलैश के या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के. और उसके बाद फिर गिव देम अ सेंस ऑफ परमानेंस. एस्टेब्लिश करना लॉन्ग टर्म रिलेशन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है अपनी एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के ज़रिए. और उसके बाद फिर स्टिल इफ़ यू वांट टू चेंज गेट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. वाई स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैव नेवर फायर्ड एन एजेंसी. इनकी क्यों जो है स्पेसिफिक क्लाइंट्स ने कभी भी फायर नहीं किया एक एजेंसी को. और विल द न्यू एजेंसी सॉल्व योर प्रॉब्लम. क्या नई एजेंसी जो है वो सॉल्व करेगी आपकी प्रॉब्लम को. और हैज़ योर प्रोडक्ट बीन मेड ऑब्सोलीट बाय योर कॉम्पिटिटर. क्या आपकी प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट कर दिया है आपके कॉम्पिटिटर ने. और डिड यू डिक्टेट द एडवर्टाइजिंग विच बैक फायर्ड एंड ब्लेम एंड यू ब्लेम एजेंसी. So avoid blaming the agency. Have you been scaring your agency? So reflect on your behavior and action towards the agency. अगर आप क्रिएट कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट जो है फेयर का या फिर पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन देम, सो ये जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है उनकी परफॉर्मेंस और जो ओवरऑल रिलेशनशिप है. और उसके बाद है आर यू और योर एडवर्टाइजिंग मैनेजर सो स्टूपिड दैट ही वुड नेगेट द बेस्ट ब्रेन्स इन एनी एजेंसी. इवेल्युएट करना कि क्या आप या फिर आपका एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो है वो डिसमिसिव कर चुका है एजेंसी एक्सपर्ट्स को और आइडियाज़ को. रिकग्नाइज करना कि एजेंसीज जो है वो एम्प्लॉय करती है टैलेंटेड प्रोफेशनल जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रेटजीज. और उसके बाद है डू यू रियलाइज दैट अ चेंज इन एजेंसी में डिसरप्ट योर मार्केटिंग ऑपरेशन. सो चेंजिंग एजेंसीज जो है वो डिसरप्ट कर सकता है आपके मार्केटिंग ऑपरेशन. कंसीडर करना टाइम एफर्ट और रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांजिशन के लिए एक न्यू एजेंसी को. और उसके बाद है योर टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी में रिजल्ट इन मैनी पीपल लूजिंग जॉब.
सो टर्मिनेट करने से क्या होगा, एक एजेंसी को जॉब लूज होगी एम्प्लॉयज़ की। सो सेलेक्ट राइट एजेंसी इन द फर्स्ट प्लेस। सो टाइम लिया जाए ताकि केयरफुली इवेल्यूएट किया जाए और चूज़ किया जाए एजेंसी जो कि बेस्ट अलाइन करे आपके गोल्स, वैल्यूज़ और इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ के साथ। उसके बाद है ब्रीफ योर एजेंसी थॉरोली। प्रोवाइड किया जाए क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ्स, जो है अपनी एजेंसी को आउटलाइन किया जाए आपके ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट ऑडियंस, मैसेजिंग और कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद है डू नॉट कम्पीट विद योर एजेंसी इन द क्रिएटिव आइडियाज़। ट्रस्ट किया जाए अपनी एजेंसी की एक्सपर्टीज़ को और अलाउ किया जाए उनको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाए उनको। और उसके बाद है मेक श्योर योर एजेंसी मेक्स प्रॉफिट। रिकग्नाइज किया जाए कि एजेंसीज जो है वो बिजनेसेस हैं, वो भी बिजनेस है, ज़ाहिरी बात है। इंश्योर किया जाए कि जो फीस और कंपनसेशन स्ट्रक्चर है वो फेयर है और एनेबल करे एजेंसी को कि वो ऑपरेट करें प्रॉफिटेबली। और उसके बाद है डू नॉट हैगल विद योर एजेंसी। अवॉइड किया जाए एक्सेसिव नेगोशिएशन, जो है फीस के ऊपर और बजट्स के ऊपर, एक्सेसिव नेगोशिएशन से अवॉइड किया जाए। और सेट हाई स्टैंडर्ड, चैलेंज किया जाए अपनी एजेंसी को कि डिलीवर करें वो बेस्ट वर्क सेट करते हुए हाई स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टिंग एक्सीलेंस। उसके बाद है टेस्ट एवरीथिंग, एम्ब्रेस किया जाए कल्चर जो है टेस्टिंग का और एक्सपेरिमेंटेशन का। उसके बाद है हरी, रिकग्नाइज किया जाए जो इम्पोर्टेंस है स्पीड की मार्केटिंग के अंदर और एडवर्टाइजिंग के अंदर। और उसके बाद है डू नॉट अंडर स्पेंड, इन्वेस्ट किया जाए एडुकेटरी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एफर्ट के अंदर। और उसके बाद है डू नॉट स्ट्रेन योर एडवर्टाइजिंग थ्रू टू मैनी लेवल्स, मिनिमाइज़ किया जाए जो नंबर ऑफ अप्रूवल है उसको भी और जो लेवल्स है रिव्यू रिक्वायर्ड है जो कि एडवर्टाइजिंग डिसीजन के लिए। और उसके बाद है डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन प्रॉब्लम बेबीज़, यानी आइडेंटिफाई किया जाए और एड्रेस किया जाए कोई भी प्रॉब्लमेटिक अकाउंट्स या प्रोजेक्ट जो कि कंसिस्टेंटली ड्रेन करता है रिसोर्सेस और मिलता है उससे पुअर रिजल्ट। और उसके बाद है टॉलरेट जीनियस, यानी रिकग्नाइज किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए क्रिएटिव जीनियस को अपनी एजेंसी के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MKT 621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए गए। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इसके बाद की वीडियो देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.